चूंकि हिमाचल का जो मतलब स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखते हुए, पॉपुलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए, और हिमाचल के आदमी की जो फितरत है उसको ध्यान में रखते हुए। फितरत का मतलब क्या है कि हिमाचल का आदमी हरियाणा वाले की तरह ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने में भरोसा नहीं रखता है। हमारे यहाँ तो हमारे पुरखे ये कहा करते थे हिमाचल वालों के, क्योंकि हिमाचल पहले पंजाब ही था तो हम भी पंजाबी थे, तो हमारा ही ऐसे ही समझते हैं, हम लोग भाई हैं, हम लोग तीनों के तीनों, हरियाणा पंजाब हिमाचल। तो हमारे पुरखे ये बोला करते थे कि हिमाचल में तो जोर से आवाज भी नहीं लगानी है, मतलब यहां से जोर से बोलना भी प्रतिबंधित होता था, आपको बोलते होंगे आप। और आजकल जो हालात हैं हिमाचल के वो इतने खतरनाक हैं कि शाम को बहुत तेज आवाज में डीजेस 24 घंटे चारों तरफ से आते हैं। तो उससे पहाड़ का कितना नुकसान हो रहा होगा इसका अंदाजा उन बच्चों को नहीं है जो नए बच्चे हैं। वो सोच रहे हैं ये मॉडर्नाइजेशन है, वो सोच रहे हैं कि ये हमारे अधिकार हैं कि हम जितनी मर्जी आवाज में चाहें बजा सकते हैं। तो उनको ना तो उस पहाड़ की गरिमा का अंदाजा है, ना उस पहाड़ के स्ट्रक्चर का पता है, ना ही उस ये पता है कि उसकी इंपॉर्टेंस का, उसके महत्व का। तो इसलिए क्या है, हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारा हिमाचल का आदमी सोचता कैसे है और काम कैसे करता है। फिर दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग रहती हैं अपनी जब यात्रा में, जब मैं निकला हूं तो उसमें मैंने लोगों के बीच जो देखा है उसमें एक चीज बड़ी जरूरी लगी मुझे बताना आप सब लोगों को, कि मैं जब इलेक्शन मैनेज किया करता था ना, इलेक्शन मैनेजमेंट में था जब मैं, तो पहला इलेक्शन हमने मैनेज करने में मदद की थी दिल्ली में इलेक्शन मैनेज करने के बाद जब हम वहां से पंजाब में आए तो पंजाब के आदमी ने हमको कहा कि डॉक्टर साहब ये दिल्ली नहीं है, ये पंजाब है, ये पंजाब के लोग हैं, ये ऐसे नहीं मानते जैसे दिल्ली वाले मान जाते हैं। जैसे पंजाब मतलब ये पंजाब अलग है, तासीर उसकी अलग है, उन्होंने ऐसा बोला। पंजाब का चुनाव करने के बाद नवंबर दिसंबर में फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ का चुनाव था 17 में हिमाचल में। नहीं, मेरा इंडिपेंडेंट कंपनी थी मेरी, तो दुकानदार है हम, तो कोई आओ कोई ले जाओ, हम नहीं देखते कौन जात का है हम तो बोलते बोलने का पैसा लेंगे, बात खत्म मतलब तो एक ही है तीन। अब लास्ट में समझ आया, पहले लगता था ये वाली पार्टी तो यार बहुत बेवकूफ बनाती है लोगों का, फिर दूसरे वाली पार्टी के पास गए कि ये वाला ठीक होगा, तो वो बोलते जैसे दिल्ली में काम किया किसके साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, पंजाब में काम किया अकाली भाजपा के साथ, यहाँ पे काम किया राजा वीरभद्र की टीम के साथ, फिर दिल्ली एमसीडी का चुनाव में गया बीजेपी की टीम के साथ, अमित शाह की टीम के साथ, और फिर हरियाणा में सारे के सारे पॉलिटिकल घरानों के साथ। तो पहले लगता था ये वाले खराब है यार, ये तो ऐसे सोचते हैं, फिर दूसरे वाले के पास गए, बोले ये भी एक ही सोचते हैं। अच्छा, फिर कई बार ऐसा होता है, ये क्योंकि ओपन करने की बात नहीं है, नॉन क्लोजर एग्रीमेंट क्या बोलते हैं उसको, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, एनडीए डिस्क्लोजर, मतलब आप अपनी बात को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसी पेमेंट तब होएगी। तो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जो आपको दुश्मन दिखाई देती हैं आजकल, मतलब आपको और हमको, पूरी दुनिया को दिखाई देती है, उनका टॉप नेता बैठा है ऐसे, और एक पार्टी के साथ हम आए हैं और एक पार्टी के साथ उनका कोई आया है जो पूरे सिस्टम को देख रहा है। तो वहां बैठ के डिस्कशन हो रही है, एक काम करते हैं, इतनी सीटों पर मैं अपने कैंडिडेट खड़ा करूंगा, वहां पे तुम कोई लोचा नहीं चाहिए, इतनी सीटों पे तुम बताओ तुमको कितनी सीटों पे लोचा नहीं चाहिए, उतना नहीं चाहिए, वहां तुम जिसको कहोगे हम कैंडिडेट उतार देंगे, वहां कोई पंगा नहीं। वहां जैसे आप देखोगे ना, बड़ा कोई नेता होगा पॉलिटिकल पार्टी का, उसके सामने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बहुत हल्का नेता खड़ा करती है, देखा ना, जहां कन्फर्म पक्का होता है। हाँ, तो वो मिलकर के प्लान करते हैं कि इतने तो हमको कंफर्म चाहिए, ये हमारे परिवार के हैं या फिर इनसे हमने ओबलाइज करना है, और बाकी की रह गई उन पर लड़ते हैं अपन। मतलब यहां हम मिलकर खाएंगे, विधानसभा में कौन लीड करेगा खाने में, ऐसा नहीं है कि वो जो लीड नहीं कर रहा वो नहीं खा रहा होता। जिस टाइम पे कोरोना के लिए वैक्सीन मतलब लग रही थी लोगों को, लीडिंग पोजीशन में नरेंद्र मोदी बैठा था वहां पर दिल्ली में, लेकिन बूस्टर लगाने के लिए जोर राहुल गांधी लगा रहा था समझ गए ना आप बात। अब लोगों को उस टाइम पर राहुल गांधी
कांग्रेसियों को लगता था कि देश के लिए बोल रहा है और नरेंद्र मोदी से संभल नहीं रहा है, जबकि रियलिटी ये है कि उस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, मुलायम सिंह यादव हो या कोई भी आदमी हो, वो सारे एक ही सिरे से बात कर रहे थे। जो भी बात एक बोल रहा है वही सारे बोल रहे हैं। तो ये मैंने कहा देखो कितने भोले हैं हमारे देश के लोग, वो ये नहीं समझते हैं कि भाई विरोध करने के ढेर पैमाने होते हैं, लेकिन यहां पर कोई भी नेता अपने कार्यकर्ताओं को सच्चाई नहीं बता रहा है। कितना खतरनाक काम है। तो इसलिए क्या था कि मुझे ये समझ में आया इस यात्रा के दौरान कि लोगों को मूर्ख बनाया गया है। 1947 से पहले भी और बाद में भी मूर्ख बनाया गया है। इसलिए बहुत ध्यान से आपको समझ के काम करना पड़ेगा। हो सकता है बस एक और हम लोग डिस्क्लेमर हम लोग साइन कर लेते हैं सारे जने मन ही मन। वो डिस्क्लेमर ये है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, यहां पर बैठे हुए लोग ना किसको भी सपोर्ट करते हो, और मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं आपको पहले बता देता हूं। मेरी तरफ से सब के सब उद्योगपतियों के पालतू कुत्ते हैं। एक नेता, एक पार्टी जो है वो नियम बनाती है और दूसरी पार्टी 5 साल 10 साल बाद उस नियम को थोपती है। जैसे ये मैं कोरोना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले, अब मैं टाटा का जिक्र करूंगा तो हम में से बहुत सारे बच्चों को तो टाटा, इनको तो टाटा पता ही नहीं है क्या था। नहीं पता ना, टाटा के बारे में तो नहीं मालूम ना। कोरोना तो याद है, टाटा तो आप में से भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जिसके तहत संजय दत्त को जेल हुई थी। टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए डिटेंशन करने का एक एक्ट था कि कोई भी आदमी को अगर शक भी होता है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है, जो आजकल जिसका काम एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट है, आजकल जैसे उसके तहत किसी भी क्रांतिकारी को लपेट रहे हैं। पहले वो टाटा का कांग्रेस लेकर के आई थी। मतलब देश के नागरिकों को जब बात समझ में आ जाए, जैसे अब आपको याद समझ में आ जाएगा कि आपकी जो बागवानी का एरिया है, ये सेब के बाग होंगे ऊपर, तो जो वो सेब के बाग हैं और वो जो बागवानी का एरिया है, इसको बर्बाद करने के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आप, और ये सिर्फ सेब के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आप सरसों के लिए चले जाएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों अगर देनी है उनको, आप दूसरी फसलों के लिए, दूसरे पेड़ों के लिए सोच लेंगे, तो वहां पर भी वो, जब कोई इंडस्ट्री खड़ी होनी होगी, बीज की इंडस्ट्री, और उसे वहां खाद्यान्न जो है वो अपने कंट्रोल में करना होगा कि भोजन अगर हमारे कंट्रोल में हुआ तो इन लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो इस तरह की चीजें देखेगी कि इन लोगों का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक कैसे है। जैसे अपना जो गांव का स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, आप हिमाचल में रहते हो कि हरियाणा में रहते हो कि पंजाब रहते हो कि तमिलनाडु रहते हो, कहीं भी रहो आप, या पश्चिम बंगाल चले जाओ, वहां जो समाज का स्ट्रक्चर है वो हमारे बुजुर्गों ने इतना गजब बनाया हुआ था कि सारे काम अपने आप होते थे। और हमको क्या लगता था कि ये, और हमको क्या यकीन दिला दिया गया कि ये काम जो है ये गरीबों का है, अमीर जो है वो ऐसे रहते हैं, मतलब बेसिकली। और हम लोग तो सब दिखना, तो ये गरीब तो कोई भी दिखना नहीं चाहेगा ना, और हम थे नहीं बेसिकली। फिर वो कहते थे ये अनपढ़ों का काम है, ये अनपढ़ों की बात है, और हम अनपढ़ नहीं थे, हम बहुत साइंटिफिक लोग हैं। भारत के जो लोग हैं, मतलब मैं अभी जिक्र इसका करता हूं कि अमेरिका से कुछ एक डेलीगेशन आया हुआ था, वो इस बात पर हैरान था गांव में, जब वो घूम रहा था, गांव के कल्चर को देखते, तो खाने के टाइम पर वो ऐसे ऐसे करके, वो अंग्रेजन जो थी वो ऐसे देख रही थी, हाउ आर यू मेकिंग दिस ब्रेड सो राउंड, भाई ये रोटी तुम गोल कैसे बना लेती हो, ऐसे ऐसे करती हो और वो गोल हो जाती है। हमारे वहां तो किसी भी चीज को गोल करने के लिए कटोरा या कटर से ऐसे रखा जाता है, फिर वो कट जाता है गोल गोल, फिर उठा के रखते हैं हम लोग तो, और तुम्हारी तो अपने आप ऑटोमेटिक गोल हो रही है रोटी। उनको अगर कोई बता दे, अब आप सोच करके देखिए, एक छोटा सा सिंपल देखिए आप, कि दूध जो है वो हमें 4 थन में से 2 थन का उसके बच्चे को पीने देना है, बच्चे को, पशु के, और 2 थन का हम ले रहे हैं। वो जो 2 थन का दूध है जब इकट्ठा हो रहा है तो हम उसे पूरा दिन गर्म कर रहे हैं। जब वो लाल हो रहा है
तो उसे शाम को फिर जमा रहे हैं उसमें 42। अभी जो नए बच्चे हैं ना, जैसे हमारे दूध वगैरह का काम करते हैं, तो वो कहते हैं कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 42 डिग्री पे यदि हम उसके अंदर वो कर देंगे, कल्चर लगाएंगे, तो वो कल्चर फर्मेंटेशन के बाद उसको सुबह तक जो है वो दही में कन्वर्ट कर देगा। अब ये तो अंग्रेजी में दिखता है बड़ा अच्छा, और अपन क्या करते थे, जामुन लगा देते थे, खट्टा लगा दो भाई खट्टा। अब माँ का क्या सीन था, वो दूध रखा हुआ है, माँ ने क्या करना है, ऐसे उंगली देखनी है, अभी 42 नहीं हुआ है। मतलब वो टेम्परेचर, अभी आजकल वाला बच्चा तो क्या करता है, उसमें थर्मामीटर टांग के रखता है, तो जब वो 42 पे 43 पे आ रहा है तब जामुन लगा रहा है उसमें। और अपने वाली माँ क्या कर रही है, वो ऐसे उंगली लगाती है, अभी 42 नहीं हुआ है। मतलब वो टेम्परेचर, अभी आजकल वाला बच्चा तो क्या करता है, उसमें थर्मामीटर टांग के रखता है, तो जब वो 42 पे 43 पे आ रहा है तब जामुन लगा रहा है उसमें। और अपने वाली माँ क्या कर रही है, वो ऐसे उंगली लगाती है, वो देख लेती है, हाँ 42 हो गया, अब जामुन लगाया, देख लिया कि आज सर्दी है कि गर्मी है, आज इसको लपेट के रखना है, आज 2 तौलियों में लपेटना है, 10 में लपेटना है, बोरी में लपेटना है कि कितना, और वो सुबह तक दही बन जाएगी। उसके बाद सुबह वो दही को वो मतलब लगेगी, जब वो उसको मदानी के साथ जब घी निकालने के लिए, मक्खन निकालने के लिए जब वो लगी है, तो उस मक्खन से पहले वो उसमें कभी ठंडा पानी डाल रही है, कभी गर्म पानी डाल रही है। मतलब शी नोज कि अभी गर्म डलेगा कि ठंडा डलेगा, ऐसा हो रहा है शक्ल इसका, तो कैसा होना है, तो क्या, और उसके बाद उसमें से फिर घी निकलेगा। तो आप सोच कर देखिए कि दूध के गुणों को बिल्कुल नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके घी की फॉर्म में, यानी इतने सारे दूध को थोड़े से घी में कन्वर्ट कर दिया, तो वो नैनो पार्टिकल में उसकी सारी प्रॉपर्टी को सहेज के भी रख लिया है, गुणकारी बना करके। तो आप सोचिए इस प्रोसेस को समझने में और फाइनल लाइन तक पहुंचने में कितने साल लगे होंगे हमारे साइंटिस्ट लोगों को, बुजुर्गों को। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि किसी को ऐसे मतलब भाई शाम को बैठे और सुबह बोले कि ला भाई दूध जमाना है, गर्म कर दो। नहीं समझ रहे आप मेरी बात को? मतलब वो क्या कह रहे हैं कि जमीन, अभी डॉक्टर बीआरसी क्या बोलते हैं, अभी डॉक्टर बीआरसी बोलते हैं कि हमको हेल्दी रहने के लिए 0 वोल्ट थेरेपी अपनानी पड़ेगी। यही बोलते पढ़े लिखे बच्चे सारे, देखते हैं उनको कि और 0 वोल्ट थेरेपी अपनानी पड़ेगी। और 0 वोल्ट थेरेपी क्या कहते हैं, वो कहते हैं नंगे पैर रहना पड़ेगा। तो नंगे पैर रहना पड़ेगा, उसके लिए तो भाई फिर मतलब घर के अंदर कच्चा होना चाहिए, तो फिर कच्चा ही घर रखते थे, नीचे का जो फर्श है उसको पक्का करते ही नहीं थे, और घर के अंदर जूती पहनकर जाते ही नहीं थे, जूता पहन करके। ठीक है, तो अंडरस्टूड है कि आप पूरा दिन मजबूरी में 0 वोल्ट थेरेपी ले रहे हो। मैं इस अप्रोच की बात कर रहा हूं कि उन्होंने कल्चर को ही, उसको ये कहने की जरूरत ही नहीं बच्चे को कि तुमको नंगे पैर रहना है। लेकिन अब जब थोड़ा देखेंगे कि नहीं भाई यहां पर कांटे हैं, यहां पर पत्थर हैं, या फिर जैसे हिमाचल की आ जाए, यहां ठंड है, नीचे जमीन पे अगर नंगे पैर रहेंगे तो ठंड लग जाएगी। तो उन्होंने कहा कि फिर जो इस्तेमाल करने वाली चीज है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो शरीर को नुकसान करती हो। मतलब नुकसान का मतलब क्या होता है, उन लोगों को इतना पता था, इतने समझदार लोग थे, वो क्या कहते थे कि जो चीज खा नहीं सकते वो शरीर पर नहीं लगानी है, क्योंकि उनको पता था कि शरीर के ऊपर जो बैक्टीरिया है वो उस आइटम को खाता है। जैसे आप क्रीम लगाते हो, थोड़े टाइम के बाद वो गायब हो जाती है, कहां गायब हुई वो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली। तेल लगाते हैं, वो अगले दिन तक कहां चला जाएगा, वो बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, मतलब उसने वो चूस लिया, और वो जो बैक्टीरिया है वो खा के उसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करके वो हजम होता है, यानी बॉडी खा रही होती है। तो शरीर पे आप जो भी लगाओगे शरीर उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर वो केमिकल है, जैसे सेंट हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, स्किन, खोपड़ी भी बहुत खाती है, ये भी खाती है खोपड़ी भी, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट खाती है। तो इसलिए सिर में वो ऐसे तेल का इस्तेमाल करते थे जो तेल रसोई में खाने के काम आ रहा है। अब उसको उन्होंने क्या कहा, अंग्रेजों ने क्या बोला कि तुम साले गरीब हो, देखो तुम्हारे पास तो खाने को भी वही तेल है, तुम अपने डंगरों को भी वही तेल देते हो, तुम अपने सिर में भी वही तेल लगाते हो, तुम मालिश भी उसी तेल की करते हो, सरसों वही करते हैं ना अपन लोग। जो देसी आदमी है वो क्या करेगा, वो उसी तेल का इस्तेमाल करेगा सारे कामों के लिए। उसको अपने छोटे बच्चे को देना है, खुद को देना है, तेल पकौड़े बनाने हैं, उसे पराठा भी बनाना है तो उसी तेल का बना लेगा। वो सारे काम उस तेल से कर रहा है। अंग्रेज आपको क्या बता रहा है, तुम गरीब लोग, तुम्हारे पास सिर्फ एक तेल है,
इसी चीज को वो दूसरे एंगल से कह रहा है। वो कह रहा है हमारे पास देखो सिर के लगाने का अलग तेल है, लोशन बॉडी के लगाने का अलग लोशन है, पराठा बनाने के लिए अलग रिफाइंड है, और इसके लिए अलग है, फिर कोकोनट अलग है, कोकोनट ऑयल अलग है, क्यों कार्पिन अलग है, डाबर का अलग है क्या नहीं? उसने ये बोल दिया। और हमको लगा कि यार अगर अमीर दिखना है तो मेरे घर में 3-4 तेल तो होने ही चाहिए, तरह के आइटम उसमें होने चाहिए। और हमने अपनी उस कल्चर को समझे बिना, गलती हमारी क्या रही, हमने अगली पीढ़ी को उस बात का असली मकसद असली मतलब समझाया ही नहीं। और फिर खेल क्या खेलेंगे? फिर वो खेलेंगे खेल वो जो अभी जो आशीष है ना, ये अपने बीच ये सफेद चादर वाला बैठा हुआ है, ये कच्ची घानी का तेल निकालता है कोल्हू से, बेलजी के नाम से, आपने देखा हो तो इसने जब शुरुआत में तेल निकालना चालू किया लोगों का, नहीं मतलब लोगों के लिए तो इसको लगा कि डॉक्टर साहब तेल तो हम लोगों का निकालने चले थे, तेल हमारा निकल गया। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई? यार सरसों इतनी महंगी आ रही है, देसी सरसों पहले इतनी महंगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड सस्ती है, हाइब्रिड सस्ती है, और फिर ऊपर से इसको रख रखाव का, उसका मेंटेनेंस का, बनाने का खर्चा इतना ज्यादा। बोला मार्केट में तो सरसों का तेल अवेलेबल है 100 रुपया 140 रुपया लीटर भी। तो और मेरे को मतलब अगर मुझे सिर्फ मात्र 10% इनकम चाहिए, 15% इनकम चाहिए बचत के बाद में, तो मुझे 700-750 रुपए से कम में बेच ही नहीं सकता। तो अब मैं तो पब्लिक में तो ये परसेप्शन जाएगा कि ये लोग तो लूट रहे हैं, और हमें कोई खरीदार मिलेगा ही नहीं, तो प्रोजेक्ट तो ठप हो जाएगा। तो हमने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि हमको या तो हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस प्रूफ नहीं है कि भाई हमारे तेल क्यों लेना चाहिए सामने वाले को। तो यदि हमारे तेल में असली देसी सरसों का कच्ची घानी का तेल क्या होता है, अगर किसी ने देखा नहीं है या किसी ने यूज नहीं किया, तो एक बार टेस्ट कराना पड़ेगा। तो उसको इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में लगा लो कि या तो 50-50 ml की या 100 ml की बोतल में दे कि एक बार इसमें देखो यूज करके, या एक बार घाटा खा के, जैसे भी एक बार घर तक पहुंचा तो दो एक बार ही खाली, या एक बार ढूंढ लेते हैं पहली बार लेने वाला कोई आदमी, तो उसके रिव्यूज देख लेंगे। अब चूंकि असली तेल मिल ही नहीं रहा था, हमें कोल्हू वाला तेल मिल रहा था जो गर्म हो जाता है तेल निकालते समय। तो जब वो तेल वहां से मिला, जिसने भी वो खाया बोलता है ये सरसों का तेल ऐसा भी होता है। ये मैंने जिक्र इसका तेल बेचने के लिए नहीं किया है, ये मैंने जिक्र इसलिए किया है कि नई पीढ़ी को ये मालूम ही नहीं होगा कि तेल ये भी होता है। हमारी पुरानी पीढ़ी को पता है, उसको मालूम है कि बाजार में जो डब्बे में, पैकेट में, बोतल में जितना आ रहा है वो सब कबाड़ है, उसमें तेल नाम की कोई चीज नहीं है, वो प्योर केमिकल है। परंतु असली तेल का एक्सपोजर ही नहीं है, उसे मालूम ही नहीं है कि असली तेल क्या है, तो फिर वो कहा जाएगा। अब हमारे बुजुर्गों को यह मालूम था कि जो चीज नहीं लगानी, तो याद करो आज से अगर मैं ज्यादा नहीं कहूं तो 30 साल पहले का सिनेमा याद करो। 30 साल पहले के सिनेमा में आपकी जो क्रीम की एडवर्टाइजमेंट आती है, जैसे अभी तो क्या है कि वो जो भांड है शाहरुख खान, वो बेच गया खुद, मतलब इतना काला कलूटा है, और सबको फेयर एंड लवली बेच गया गोरा होने वाली, मतलब उससे खुद गोरा नहीं हो पाया वो। और हमारे गांव के अंदर जो लोग थे, लड़कियां थी, लड़के थे, वो उसको लगा के मतलब अपना घर का और शरीर का सत्यानाश कर लिया। अब वो शाहरुख खान से पहले जो क्रीम बेचने वाले जो भांड थे, उन्होंने एक फिल्मों के अंदर, सिनेमा के अंदर बीच बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आती थी, तो वो ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स आती थी जिसमें वो ये कहते थे कि हमारी क्रीम में हल्दी, चंदन और ये वाली आइटम है, मतलब जो शरीर के लिए हेल्दी हैं। आपने सुनी होंगी वो एडवर्टाइजमेंट्स, तो आपने लोगों ने तो सुनी होंगी। तो क्योंकि हमारे लोग क्या करते थे, हमारी महिलाएं क्या करती थी, सिर धोना है तो या तो अगर झारखंड छत्तीसगढ़ चले जाओ, वहां तो मिट्टी के अंदर ही, जैसे मुल्तानी मिट्टी जिसे हम बोलते हैं ना, मुल्तान के साइड मुल्तानी मिट्टी यूज करता है, उधर चले जाओगे तो उनकी मिट्टी ही इतनी चिकनी है, लगाओगे तो शैम्पू तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ हमारे यहाँ जहां पर मिट्टी वैसी नहीं है, कहीं काली मिट्टी हो गई तो वहां सिर में मिट्टी नहीं लगा सकते हैं, तो वहां वो दही इस्तेमाल करते हैं।
दही के साथ थोड़ी बहुत मुल्तानी भी मिक्स कर लेते हैं कि चलो वहां से मुल्तानी मिट्टी मंगा लो, दही और मुल्तानी मिट्टी मंगा, और वो किसी भी मतलब वो क्या कहते हैं कंडीशनर और शैम्पू से जबरदस्त बाल साफ करती है, जबरदस्त अल्टीमेट लेवल की। मैं देख रहे हो ना, ये मुल्तानी मिट्टी का ही कमाल है, बिल्कुल काले दिखाई देते हैं। अभी जब से मैंने सोचा कि यार काले में तो मैं जवान सा दिखता हूँ, लेकिन बात सीरियसली तब लेंगे जब बुजुर्ग दिखूंगा, तो मैंने जानबूझ के शैम्पू यूज किया कि सफेद हो जाए थोड़े बहुत कि खराब करने पड़ेंगे, नहीं तो लोग सीरियसली नहीं ले रहे बातों को, ये सोच रहे हैं कल का बच्चा हमको समझाएगा इस चक्कर में मैंने शैम्पू लगाना चालू किया कि खराब करता हूं पहले थोड़े बाल। तो हमारे बुजुर्गों को ये बातें पहले से मालूम थी। अच्छा, इसका कोई अल्टरनेट और इसका कोई मतलब सब्स्टिट्यूट और कोई तोड़ और उसकी कोई अगेंस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पुरखों ने जो भी चीजें तय करके रखी थी और हमारे रीति रिवाजों में शामिल कर लिया था, वो प्योर साइंटिफिक था। त्योहार पर जो भोजन में बनना है कि यही भोजन में बनना है, जैसे हिमाचल में धाम का कल्चर है, तो उसके पीछे का कल्चर है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो काम है, यहाँ का आदमी आप देखोगे वो मैक्सिमम पैदल चलता रहता है, तो बॉडी में जितनी टूट फूट होनी है उसको रीजनरेट करने के लिए, दोबारा से रिजनरेशन के लिए, उसके लिए जितनी चीजें चाहिए वो हमारे धाम में दी हुई है ऑलरेडी। कि अगर मान लो रोज नहीं दे सकता है तो किसी के यहाँ ब्याह शादी और वो सब हो, तो आप देखोगे वो जितनी दालें आप लोग यूज करते हो सारी मेडिसिनल दालें हैं वो आपकी, या पता है ना आपको सारों को। कभी कोई सी किसी बीमारी में यूज होती है, कोई किसी बीमारी में यूज होती है, तो वो कितना। और पीतल के बर्तनों में आप लोग धाम बनाते होते हैं, अब तो आजकल तो सिल्वर यूज करना चालू कर दिया, ठीक है। चूल्हे पर बनाते थे स्मोक्ड फूड, वो आजकल आपने गैस यूज कर दिया चालू करना, ठीक है। और ओरिजिनल तेलों में बनता था प्योर, या तो घी में बनेगा, देसी घी में बना रहे थे, या फिर आप बिल्कुल प्योर तेल में बनाओगे, लेकिन आजकल रिफाइंड में भी चालू कर दिया। वो अलग है कि उसकी पवित्रता को हमने सस्ते के चक्कर में बिल्कुल सत्यानाश करके वो उल्टा शरीर के लिए नुकसानदायक बना लिया। इसी तरह हम लोगों ने किया, मतलब हमारा जो शादी ब्याह का कल्चर है वो भी इस तरह से डिजाइंड है कि उस मौसम में होगा, उसी मौसम में होगा। तो उन्होंने पंडित जी का सहारा लिया, पंडित जी यार ये आदमी मानता नहीं है तो इसको भगवान के नाम पर ही मना लो कि इसमें शादी नहीं करते इस दौरान, क्योंकि उसको मालूम है कि इस दौरान शादी करना वर वधू दोनों के लिए नुकसानदायक है। तो वो उसको वहां अपने रीति रिवाजों में ही उसको कर लेते थे, यानी वो सारा समाज मिलकर एक तय करता था कि यार मेरी नहीं मानता। जैसे आप लोग कहते हैं, अमित कह देगा कि डॉक्टर साहब यार आप बोल दो यार गौरव को, मेरी नहीं सुन रहा वो, तो फिर वो इस्तेमाल कर, ऐसे ही करके वो बोलेगा कि यार ये जो पूजा पाठ करने वाला आदमी है ना, ये भगवान पे ज्यादा भरोसा कर रहा है और ये मुझ पर नहीं कर रहा है। जो वैद्य की जो जिसके पास टैलेंट है, तो वो कहेगा कि इस मौसम में शादी करना और भोजन में ये वाली आइटम बनाना खाने वालों के लिए नुकसानदायक रहेंगी, तो इस मौसम में तो आप इसको बोल दो कि शादी को थोड़ा सा आगे सरका दे, तो वो कह देगा कि इसमें जो है तुम्हारा लग्न नहीं आ रहा है लगन के नाम पर वो मान जाएगा, यार अब क्या करे, वो तो अब भगवान नहीं चाहता है तो संयोग नहीं है तो कोई नहीं, 1 महीना आगे सरका लेते हैं, 2 महीना आगे सरका लेते हैं। दे वर सो साइंटिफिक की फालतू नहीं चक्करों में पड़ना है, अभी नहीं हो रहा है कोई बात नहीं आगे कर लेंगे। और क्योंकि वो झूठ था कि आगे करना जो था वो साइंटिफिक था शरीर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे हमारे बुजुर्ग, या कह लीजिए कि वो रिवाजों में था तो भूल गए थे हम लोग। रिवाजों में था ना कि तेल ऐसे निकलेगा, फिर एक पीढ़ी बीच में जब निकल गई तो अगली पीढ़ी को अंग्रेजों ने बताया कि तुम्हारे पूर्वज तो गुलाम थे, तुम्हारे पूर्वज तो अनपढ़ थे, तुम्हारे पूर्वजों के पास तो चप्पल भी नहीं होती, जूते भी नहीं होते थे, जूते ही अंग्रेजों ने हमको दिए। वो कहते हैं कि हिमाचल का विकास कर दिया और वो यहां पर कालका शिमला रेलवे लाइन ले आए और सड़कें बना दी। और मैं अगर आप अपने पीछे जाएंगे बैकग्राउंड में, आपके आसपास आपका भाईचारा खत्म ही उस दिन से हुआ है जिस दिन से सड़कें आई हैं। मैं गलत तो नहीं हूं ना? मतलब आप डेट तय करोगे ना, डेट चेक करोगे कि किस दिन से हमारे यहां झगड़े चालू हुए, किस दिन से हमारे यहां लोग भागने चालू हुए, किस दिन से लोग पलायनवादी हुए, किस दिन से लोग अपने गांव को गांव समझने की बजाय एक कंज्यूमर यूनिट मानने लग गए। वो मेंबर बनाने वाली स्कीम, वो इंश्योरेंस वाली स्कीम, वो ये तभी लेके आए ना वो लोग, दिल्ली वाले लेकर आए ना आपके यहाँ पर
कि भाई तुम 3 आदमी जुड़ जाओ, 1500 रुपए में तुम्हारे 3 मेंबर बढ़ जाएंगे, इतना हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब तभी तो हुआ ना। तो वो सब वहीं से तो आया ना। और आपको लगा कि वहां बड़ी तरक्की है, क्योंकि आप तो पैर में पड़ी जूती को अपनी मजबूरी और गरीबी समझ रहे थे, जबकि आपके पुरखों ने वो जूती ये कहा कि जहां नंगे पैर नहीं रह सकते, 0 वोल्ट थेरेपी के लिए हमें 2 चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, या तो वो वाली आइटम जिसको शरीर को नुकसान नहीं है, तो चप्पल या तो हमारी खड़ाऊ या लकड़ी की आती थी चप्पलें, या हमारी चप्पल आती थी चमड़े की, कि जो डंगर मर गए हैं उनका चमड़ा इस्तेमाल होगा हमारी जूती बनाने में। वो जूती क्या कर रही है, वो एक कंडक्टर का काम कर रही है, क्योंकि वो भी खाल की बनी है, वो है चमड़ा ही है ना, और पैर के नीचे भी चमड़ा है, तो चमड़े से चमड़ा टच होके जब जमीन से है तो बीच में कंडक्शन जो है वो टूट नहीं रहा है, वो पूरा 0 वोल्ट थेरेपी, मतलब वो कंटों से भी बच गया, ठंड से भी बच गया, और थेरेपी भी ले रहा है। जूती में आपने देखा होगा जुराब पहनने का कल्चर नहीं था, ये तो हमको अंग्रेजों ने बताया। अरे क्या यार तुम पागल लोग जूती पहनते हो, हम तुमको इतने गजब के जूते देते हैं ना, देखो ये वाली हीरोइन वहां पहन के दौड़ती है पार्क में, तुमको भी ऐसे कान में लीड लगा के, तो तुमको भी ऐसे ही, इसी को बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। तो हमारे नए बच्चों ने कहा कि ये वाला नहीं यूज करना है, हमको तो इस कंपनी का चाहिए। और फिर धीरे 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 जो रियलिटी थी ना बाप बता पाया अपने बच्चे को, और बच्चे को जो इंफॉर्मेशन मिल रही थी वो सारी की सारी मिल रही थी रेडियो, टीवी, अखबार, पोस्टर, बैनर, एडवर्टाइजमेंट, एफएम और ये सोशल मीडिया आजकल अगर हम जोड़ दें, इससे जानकारी मिल रही थी। तो वो जानकारियों का जो क्लस्टर है वो धीरे 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 नई पीढ़ी के ऊपर टिक गया, और नई पीढ़ी ने अपने माँ बाप को रिजेक्ट करना चालू किया और अपना एक नया सोशल ग्रुप बनाया। और वो ग्रुप जिस चीज को कह रहा है, फिर हमारे बच्चों ने ये कहा सभी दोस्तों के पास मोबाइल है, सिर्फ मेरे पास नहीं है, सभी दोस्तों के पास स्कूटी, एक्टिवा, स्कूटर या ये टाइप की चीजें हैं, मेरे पास नहीं है, सभी के पास एक जैकेट तो ऐसी है ही, सभी के पास इसे जूते हैं, सभी ऐसे करते हैं। वो जो यूनिफॉर्म कल्चर आया ना स्कूल के अंदर, स्कूल और स्कूल में जब ड्रेस पहनने का जो कोड आया, वो इसलिए आया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया कि हमने हमारे बच्चे को बाकी बच्चों के जैसा दिखना है, ऐसा प्रोग्राम करना था। तो ताकि बाकी बच्चों में से, घर में पूरे स्कूल में से अगर 4 लोगों के पास भी मोबाइल है, तो अब आप मोबाइल आपके पास नहीं है, 4 लोगों के पास, हम दोनों तीनों के पास है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी मूवी देख रहे हैं इधर, तो आप लोग हमारे मुंह की तरफ देखते रहोगे, यार ये क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अगर हम उनको नहीं एंटरटेन करेंगे, हम उसको अपनी टोली में नहीं आने देंगे, और हमारी लड़ाई बजी हुई है आप लोगों से, तो हम क्या करेंगे कि यार इधर जाना नहीं है लेकिन देखना है कि क्या चल रहा है, तो फिर आप में से किसी ना किसी को जुगाड़ करके लाना पड़ेगा, नहीं तो चारों मिलके लाओगे कि यार एक अपन ला लेके आएंगे, बाढ़ में जाने दो इस बलारे को। ऐसे ही होता है ना कि हम लोग दूसरों के जैसा दिखना चाहने की उस चक्कर में हम लोग अपनी ओरिजिनलिटी को भूल जाते हैं। तो आप लोगों के साथ और हम लोगों के साथ इस तरह की चीजें बहुत हुई हैं, जिसे हम चीटिंग का रूप दे सकते हैं कि हमने ये देखना है कि हमारे साथ क्या क्या धोखे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को, क्योंकि ये आप लोग इतना मानिएगा, यदि आप आज जनता सरकार मोर्चा में पहली बार जो भी लोग आए हैं, उनको एक बात स्पष्ट होना चाहिए कि 15 साल में नई पीढ़ी आती है। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यदि कहीं किसी समाज में कोई एक बात 15 साल तक चलाई जाती रहे, वो झूठी हो या सच्ची हो, ये साइकोलॉजी है, तो अगली जो पीढ़ी आएगी वो उसको सच ही मानेगी। समझ गए ना? यानी यदि आज आप तैयार हैं और आज तैयार होते हैं अपने समाज को बचाने की यात्रा के लिए, अगर अब जनता सरकार मोर्चा वाले लगे हुए हैं, ठीक है, 9 साल हमको लोगों से बात करते हुए हो गए हैं, उस 9 साल का तजुर्बा जब यहां तक आ गया है तो हम आप लोगों से शेयर करते हैं। और 6 साल में ये मानता हूं अगर 15 साल का ही कल्चर लगाएं, देखो ये आपको जगह जगह इतिहास में इशारों के रूप में मिलेगा 15 साल का जिक्र,
असल में ये 14 साल का जिक्र है, 15 तो फिर राउंड फिगर में बोल दिया जाता है, क्योंकि 5 साल की सरकार बनती है, तो 3 साल एक सरकार बन जाए और वो अपना कचरा फेंक दे, तो मतलब 3 प्लान, तो समझो समाज में वो कचरा उसने प्लांट कर दिया। अब उसके लिए वो जो बच्चे अब बच्चे हो रहे हैं, अब जब वो आने वाले टाइम में आप वाली और हमारी उम्र में आएंगे, अब उस सरकार के फायदे में तब वो काम करेंगे। यानी आपका बच्चा जो 6 साल का था 2014 में, अब वो कितने साल का है? 20 साल का। अब वो कुछ करता नहीं है, खाली बैठा है। वो जो नफरत उसके अंदर एंटर कर गई है, उसका इस्तेमाल वो 20 साल बाद करने वाले हैं, जब वो 40 का हो जाएगा। तो अब 20 साल तक दूसरी सरकार आएगी, अब 20 साल तक भाजपा नहीं आएगी 29 के बाद। डिजाइन है ये समाज को तोड़ने का, परने का। और अगर आगे भी आती रही फिर तो और बढ़िया, फिर तो और समाज को वो लोग उसी तरह घसीटते रहेंगे। नहीं आई तो ये कम से कम 20 साल में रिसाइकल होगा। कोई भी फैशन है वो 20 साल में सर्कल में दोबारा आना चालू होता है। बेल बॉटम आई ना दोबारा, कब कहां तो राजेश खन्ना पहनता था, कहां आज पहन रहे हैं। जिस टाइप के कपड़े आजकल की हमारी लड़कियां पहनती हैं, वो ये पुरानी जो हीरोइन है, वो उनके गाने देखोगे, वो बिल्कुल सेम पजामे और वो आजकल के प्लाजो टाइप की वो पैंट नहीं आती पैरेलल सी, वो पहले चल रही थी, मैंने कहा ये वाली फिर पहनने लग गई है। कहां जाएगा वो? चॉइस ही नहीं है उसके पास। तो थॉट प्रोसेस ऐसे ही चलता है सर्कल में। तो वो सर्कल में जब सिस्टम को अपने तरीके से काम करना है उद्योगपतियों को, क्योंकि देखो इंडस्ट्री वालों के पास साइकोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, डेटा कलेक्शन वाले हैं, डेटा देने वाले हैं, उसको प्रचारित करने के लिए उनके पास मीडिया है। अपने पास कुछ नहीं है। हमारा तो एक माइक काम भी नहीं कर रहा, बताओ, हम तो ऐसे लोग हैं। ठीक है ना? तो अब हमारे पास इतना बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हमारे पास ईमानदारी है। ईमानदारी की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या रहती है? सामने बैठा आदमी हमारा विरोधी भी होगा, तो भी यदि हम ईमानदार हैं, बस इसमें आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना इस मोर्चे में, कि हमारा जो प्रयास है वो जितना भी हो वो ईमानदारी से हो। मतलब ईमानदारी का मतलब क्या है? ये नहीं कि किसी का पैसा नहीं खाना या वो सब तो है ही जो आप सोचते हैं। इसमें सबसे बढ़िया ईमानदारी ये है कि ये काम इसलिए करना है क्योंकि ये करने लायक है, क्योंकि ऐसा करने से हमारी अगली पीढ़ियां बचने वाली हैं, और इस काम के बदले हमको कुछ नहीं चाहिए। जो मिले वो परमात्मा की मर्जी, इसके बदले हमारा कुछ होता है, जो भी होता है वो परमात्मा की मर्जी। पर हमने ये काम ना तो इज्जत के लिए करना, ना बेइज्जती से डरने के लिए करना, ना पैसा कमाने के लिए करना, ना राजनीति में किसी की वोट लेने के लिए करना। मतलब हमको ये नहीं चाहिए सोचकर करना। और भीतर वाले मन के अलावा, भीतर जो चल रहा है उसके अलावा मेरी ईमानदारी कोई नहीं जान पाएगा। मेरी मतलब हम सब की, जो भी हम काम करेंगे। तो इसलिए एक तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा पर्पस जो है वो अगली पीढ़ी है। मुझे आप लोगों पर की क्रांति करेंगे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ठीक है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि 40 साल आपकी उम्र हो ही चुकी है। 40, किसी की 50, किसी की 55, किसी की 60। क्या ज्यादा 5 या 10 साल और दौड़ पाओगे? उसमें भी आधा टाइम कभी बिजनेस की टेंशन, कभी पुराने थानी कोर्ट कचहरे के चक्कर, कभी फैमिली के झगड़े, कभी पंचायतों के चक्कर, कभी दूसरे और लफड़े, ये चलते रहते हैं आपकी जिंदगी में। तो कभी मीटिंग होएगी, बोलेंगे यार टाइम नहीं है डॉक्टर साहब, आज तो टाइम ही नहीं है। तो आज टाइम ही नहीं है। आज तो ऐसे लोग जिनके पास टाइम ही नहीं है इस काम के लिए, उनसे मैं संपूर्ण क्रांति की उम्मीद नहीं कर सकता। तो फिर उम्मीद क्या है कि ऐसा करते करते हमको ऐसे लोग ढूंढने हैं जिनके भीतर क्रांति के बीज पहले से पड़े हुए हैं। ढूंढने हैं वो, हमसे नहीं होगा ये काम, मैं बता रहा हूं। मतलब मैं जब आपको कह रहा हूं तो उसमें मैं भी आ रहा हूं। मैं भी 40 का तो हो ही गया ना, रिटायरमेंट के नजदीक ही हूं, ज्यादा दूर नहीं चल सकते ना। तो ना तो 9 साल अपने को हो गए। देखो रावण का वध करने के लिए जब यात्रा शुरू होती है राम की, वनवास की, तो कितने साल चला वो? 14 साल। ठीक है? और कौरवों का वध करने के लिए पांडव कब निकले घर से? तब कितने साल के लिए निकले? 12 साल, एक साल एक, और फिर 1 साल 14 साल। ठीक है? मैंने अभी हम लोग गए थे वर्धा में, वहां हमने देखा
कि गांधी ने 15 साल के रिसर्च के बाद ही देश में आंदोलन चालू किया। विनोबा भावे ने जो स्वराज का और जो स्वदेशी का आंदोलन खड़ा किया, ग्राम स्वराज की अवधारणा जो दी, वो भी 14 साल की यात्रा के बाद ही थी। तो हमने कहा कि भाई ये इसका मतलब ये हो गया कि ये सारा का सारा डिजाइन में आता है। तो फिर जब हम सिस्टम को, प्रकृति को, नेचर को जब हम समझते हैं, तो तब हम देख रहे हैं कि 14 साल बाद हमारी बॉडी, 12-13 साल के बाद हमारी पूरी बॉडी, हर जानवर की बॉडी, हर पेड़ पौधे की बॉडी, हर पहाड़ की बॉडी और हर समाज की बॉडी रीजनरेट करती है हर 14-12 साल बाद। 12 साल में तो कुर्डी के भी भाग जाग जाते हैं। सुना ये डायलॉग? 12 साल में, मतलब 12 साल, क्योंकि लाइफ जो होती है, मैं आपको बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिंदगी कभी भी ना तो सीधी चलती है, सीधी नहीं चलती है जिंदगी। ऐसा नहीं होता है कि एक तरफ चल पड़े तो उधर ही चलते रहेंगे। लगेगा ये वाली चीज तो पिछले साल भी हुई थी, ये वाली चीज तो 4 साल पहले भी हुई थी, ये वाली चीज तो 10 साल पहले भी मेरे साथ हुई थी, मेरे परिवार में, लेकिन तब का एक्सपीरियंस ऐड होते होते हम यहां तक आ गए। तो ये जो जिंदगी है ये ऐसे चलती है, यहां से चलेगी अगर तो पहले गोल घूमेगी, फिर वो अगला साइकिल बना लेगी, फिर अगला साइकिल, तो स्पाइरल में घूमेगी, मतलब वो सर्कल बड़ा होता जाएगा, उसमें ऐड क्या होगा? एक्सपीरियंस ऐड होता जाएगा। समझे ना? छोटा बच्चे का पहला साल, पहला बर्थडे आएगा तो समझो वो वहां आ गया, अगले बर्थडे पे थोड़ा और बड़ा ऐसे हो गया, अगले पे थोड़ा और बड़ा, तो ऐसा करके ये स्पाइरल में चलती है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा जनरेशन रीजनरेशन का। तो अर्थात ये हुआ, मुझे एक बात क्लियर है कि 14 साल बाद बदलना है ही। इसमें ना आपका कोई रोल है, ना मेरा कोई रोल है, ना किसी का रोल नहीं है। ये मैं कहता हूं, ये तो कहने भर को हमको उधर खड़े हैं, बस ऐसा कह के इतिहास में कहीं नाम दर्ज करा लेते हैं। मतलब ये बदलना ही है, ये सिस्टम का डिजाइन है। तो आप किधर भी खड़े हो, आप काम कर रहे हो ना कर रहे हो, आप चिल्लाएं ना चिल्लाएं, प्रकृति ने ये करना है। लेकिन ऐसा करके यदि आपके मन को शांति मिल रही है और प्रकृति के नजदीक जा रहे हैं, तो फिर 14 साल का इंतजार क्यों करें? आज ही अपने मन की शांति को अपने भीतर ले आए, फिर वो 14 साल बाद तो एंजॉय करना ही है उस नेक नियति को, उस अच्छे समाज को, उस बेहतर समाज को। समझ गए बात आप? तो मतलब इसको हम ऐसे मान करके चल रहे हैं कि 2030 के बाद, क्योंकि मैं 2016 में निकला था, 14 साल पूरे हो रहे हैं 2030 में, और एजेंडा भी 2030 है। वो बिल्कुल डिट्टो। मैं ये कह रहा हूं, टाइमिंग इतनी अल्टीमेट लेवल पे कोइंसाइड कर रही होती है और पैटर्न बिल्कुल वैसे ही डिट्टो चल रहा होता है। तो मुझे ये पता लग चुका है कि भाई ये होना ही है, बदलाव तो होगा। ये जो लोग आज थक, ये मतलब भाग रहे हैं शहरों की तरफ, अपने बच्चों को मतलब पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, मतलब भेज रहे हैं। अब जैसे ये अपने बच्चों को शिमला भेज रखा है, तो अब इन बच्चों को एक दिन समझ आ जाएगा कि शिमला जो उम्मीद करके गए थे वो नहीं है, कचरे का ढेर हो चुका है। क्यों? गलत तो नहीं कह रहा ना? 12वीं वाली को ज्यादा पता है, इसको वाली को कम पता है। मतलब वो शिमला वो नहीं रहा है, अब वो सारा का सारा अलग चीज है जो हमको दिखाई दे रही है, जो हमारे पेरेंट्स को जो नजर आ रहा है वो नहीं है अब ये, या जो हमारे बड़े बुजुर्ग देखते थे। तो आप जब गांव में बात करोगे और सोसाइटी में जब आप बात करोगे बदलाव की, और आपको लगेगा कि हमको बदलाव पे बात करनी है और इस सिस्टम को समझाना है और नई जनरेशन के लिए एक नया माहौल देना है, नया सिस्टम बनाना है, तो भाई उसके लिए पहले मौजूदा परिस्थिति में उस व्यक्ति को चीजें तो समझानी पड़ेंगी। क्यों जी? बताइए आप। समझाए बिना बदल सकते हो आप कुछ भी? समझने को तैयार नहीं। चलो ले भाई, यहीं से ले लेते हैं। ये अब चर्चा का विषय आ गया फाइनल लास्ट में, कि जब आप लोगों को शामिल, जब तक एक भाषण चलेगा, भाषण सुना चले गए, लेकिन
अगर उस व्यक्ति को शामिल नहीं किया उस परिवर्तन की यात्रा में, तो व्यक्ति उस परिवर्तन की यात्रा को अपनी यात्रा नहीं मानेगा। वो सोचेगा ये तो जनता सरकार मोर्चा वालों की या देवेंद्र बल्हारा की या इनकी मांटा साहब की या इनका खेल है, ये तो अपने से कोई लेना देना नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं अपन, है भाई, तो इनकी कोई सिरदर्दी होगी, इनका कोई ना कोई मतलब होगा। मैं जब शुरू में 2016 में भागता था ना, लोगों आओ बात करते हैं, तो मेरे को बोलते थे पहले ये बता तू क्या बेचने आया है, इसमें तेरा क्या फायदा है, तू क्या करने वाला है, तू कोई सरपंच के चुनाव लड़ेगा क्या, तू एमएलए का चुनाव लड़ेगा क्या, मतलब उनका इतनी सोच हो देती थी। तो मैं बोलता था जिस दिन तुमको समझ आ जाए कि मैं ये सब करने नहीं आया हूं, तब देख लेंगे, मैं सिर्फ बात करने आया हूं। तो 2016 में कोई व्यक्ति गांव में बात करने को तैयार नहीं था कि ये आदमी सिर्फ बात करने भी आ सकता है। अब मनिंदर ने तो देखा अपने को दिन रात, मतलब गांव गांव जाके लोगों से बात करना। हमने कभी किसी आदमी को यह भी नहीं कहा कि ये सब करने में हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, ना किसी से दान लिया, ना किसी से उधार लिया, जितना पड़ा है सब फूक दिया। मतलब 24 घंटे गाड़ी डेली का 500-600 किलोमीटर हम लोग चलते थे। आज से नहीं चल रहा हूं मैं, 2016 से। मतलब ये रेगुलर प्रोसेस का हिस्सा है। पहले 2 लोग बैठते थे तो 2 लोगों में बैठकर मैं अनुभव अर्जित करता था कि इन 2 लोगों से बात करके मुझे समाज का आईना मिलेगा कि मैं पूरे गांव को क्या समझाऊं। बाद में पता चलता था कि वो दोनों तो कांग्रेसी थे, तो वो तो जितनी बात बोल रहे थे कांग्रेस के लिहाज से बोल रहे थे। तो फिर मेरे को 2 भाजपाइयों से बात करनी पड़ी, फिर मुझे 2 आपियों से करनी पड़ी, फिर मुझे 2 बहुजन समाज पार्टी वालों से करनी पड़ी। अच्छा, फिर पता चला कि ये जो पार्टी वाले लोग हैं ये तो पालतू हैं, इनको तो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ रहता है पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से, तो ये समाज की बात नहीं कर सकते, ये समाज को जोड़ने की बात कर ही नहीं सकते। तो फिर मैंने लोगों से बात करी। फिर लोगों से जब बात करी तो वहां भी अलग अलग तरह का मिला। वहां बहुजन समाज अलग सोच रहा है, शोषण करने वाला समाज अलग सोच रहा है। ठीक है, बहुजन में ये आगे जो कामगार लोग हैं, खेती करने वाला, चमड़े का काम करने वाला, मतलब उसमें चमार भी आ गया, जाट भी आ गया, गुजर भी आ गया। ये जो हाथ से काम कर रहे हैं इनकी थॉट प्रोसेस अलग है, और जो सिर्फ कलम चला रहे हैं उनकी थॉट प्रोसेस अलग है, और जो पैसा खुद खानदानी पैसा पड़ा हुआ है, बड़े जमींदार हैं, वो अलग है। जो गांव में ही रहते हैं सारा दिन और सारा जिंदगी हो गया जिनको, उनकी सोच अलग है। और जो शहर में शिफ्ट हो चुके हैं गांव छोड़कर, कभी कभी सब्जी लेने और लस्सी लेने गांव आते हैं 15-20 दिन में, उनकी सोच अलग है। और कुछ लोग जो पैदा शहर में हुए हैं, जिनके माँ बाप शिफ्ट हो गए थे आज से 20-25 साल पहले, और वो जो पैदा ही शहर में हुए हैं, उनके बच्चों की सोच अलग है, मतलब उन बच्चों की। तो अब मुझे ये समझ में आया कि एक बात कह करके, एक ढर्रे से बात को बता करके, समाज को एक सिरे से हाँक करके हम समाज को बात नहीं समझा सकते। क्यों जी? मतलब ये जो सामने आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, मान लो ये नदी है और ये नीचे पत्थर पड़े हैं नदी में और ऊपर का पहाड़ है, ये जब हम यहां से देखेंगे तो हमें अलग दिखाई देगा। कमरे में अंदर से तो थोड़े बहुत झलक दिखेगी, छत से दिखेगी और ज्यादा, पहाड़ की दूसरे पहाड़ की चोटी से वो अलग एंगल दिखाई देगा। तो मुझे ये समझ आया कि समाज में जो व्यक्ति जहां पर बैठा है वो पूरे समाज को उसी दृष्टि से देख रहा है। अब इनकी किसी ने सुनी नहीं होगी बेचारों ने, तो इन्होंने कह दिया कोई सुनने को तैयार नहीं। मेरी किसी ने सुन ली, मैं सुनाने आया हूं। देखो मैं कैसे कह दूं कि कोई सुनता नहीं है, सुनने के लिए बैठे हैं। मेरा कहना है जो प्रशासनिक अधिकारी की मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो नौकर हैं, पालतू कुत्ते हैं, उनको तो छिड़ने नहीं, उनका तो फेंक दो। कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई सरकार में बैठा आदमी, कोई नेता और कोई नौकरी करने वाला आदमी, वो समाज का है ही नहीं। मैं आपको ये पहले बता रहा हूं। जब मैं समाज कह रहा हूं, वो व्यक्ति जिसकी सोच में समाज है। जो अधिकारी है उसकी सोच में तनख्वाह है, प्रमोशन है, उसकी सोच में यह है कि मेरा जीवन शांति से चल जाए, मेरी एसीआर जो साल में लगनी होती है वो ठीक ठाक चल जाए, नहीं तो कोई कंप्लेंट फालतू ना हो, तो जो आया अपना टरका दूं, नेताजी जो कहते हैं मान लो चुपचाप। नौकरी करने वाले आदमी से तो उम्मीद 0 रखना है आपको, बल्कि ये करना है कि ये तो नाश करेगा, वो गया ही नाश करने है। मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी है, नौकरी है ही नाश करने वालों के हाथ में। नेता को सिर्फ अपना हिस्सा चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर और अगली सत्ता में हिस्सा,
मतलब प्रोजेक्ट में और सत्ता में, दोनों में हिस्सा। उसको पैसा कमाना है ताकि सत्ता हासिल कर सके, और सत्ता हासिल करनी है ताकि अगले प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सके। इसलिए नेता से उम्मीद आपको कितनी रखनी है? 0। ठीक है। वकील सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है। जज, उसको समाज दिखाई ही देता नहीं है, उसने तो आंख पे पट्टी बांध के रखी हुई है। ठीक है। मास्टर जी, प्राइवेट वाले को ट्यूशन कमानी है और सरकारी वाले को तनख्वाह से मतलब है। ठीक है। अब गांव में और कौन सी तबका बच गया बता दो पहले एक बारी, कि इनसे तो 0 उम्मीद करनी है। अब बताओ आपने किससे बात करी? हाँ, अब बचाएंगे ना, अभी देखेंगे ना आगे ना। अरे 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 भाई साहब, क्या नाम आपका? चौहान साहब, मैं आपको बताऊं, आपने कहा आपने नेता को जिम्मेदारी दे रखी है। अरे नहीं दे रखी ना साहब, यही तो आपको समझना है। आपने नेता को जिम्मेदारी नहीं दे रखी है, नेता ने जिम्मेदारी खुद ले रखी है। पॉलिटिकल पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन होगा, गांव से पूछ करता है, नहीं होता है। स्टेट प्रेसिडेंट कौन होगा, गांव से पूछकर, लोगों से पूछ करता है, नहीं होता है। नेशनल प्रेसिडेंट कौन होगा, ये लोगों से पूछ करते हैं, नहीं होता है। और उस विधानसभा में उस पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा, ये गांव से पूछ कर तय नहीं होता है। फिर कौन सी पार्टी का कौन नेता टिकट लेके आएगा, ये गांव से पूछ कर तय नहीं होता है। उस लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि ये सामने 10 चोर हैं, इनमें से कौन सा चोर चुनना है। सिर्फ उनके पास ये मजबूरी है, और आप वो चुनो ना चुनो, वो डालो ना डालो, आपने जिसको डालनी हो डालो, नेता वही चुनकर जाएगा जिसका पहले से डिजाइन में नाम है। पहले से डिजाइन में नाम है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी ईवीएम को घोटाला कर रही है, मैं ये कहूंगा कि 2014 से पहले कांग्रेस भी यही किया करती थी। तो इसलिए ये काम ना कांग्रेस के बस की बात है, ना बीजेपी के बस की बात है, ना आम आदमी पार्टी के बस की बात है, ना मुलायम के, ना ममता। मतलब मेरा कहना, मतलब ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो भी आप ये कहते हो ना, जिस भी नेता को, वो आदमी अपनी सेटिंग करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी में गया है। और वो आदमियों ने सेटिंग ऊपर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, यूनाइटेड नेशंस, वहां सेटिंग कर रखी है। वहां से उनको अनलिमिटेड पैसा स्विट्जरलैंड के उनके फंड में, स्विस बैंक में मिल जाता है उनको, वो मुंह मांगी पॉलिसी पास करने का। इसलिए वो पॉलिसी आपके लिए पास नहीं होती है। वो तो आप कभी कभी आंदोलन करके उनको कहते हो, अरे मालिक हम हैं, तुम सुनते क्यों नहीं हो, तो उनको थोड़ी सी आपकी सुननी पड़ती है, या सुनने का नाटक करना पड़ता है। ना पड़ेगा, उसको ही सुनना नहीं पड़ेगा। आप देखिए, आपको यदि बात सलीके से कहनी नहीं आएगी तो उनको सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपके गांव में ठाकुर और ब्राह्मण अलग अलग बैठा है, जब तक चमार और ब्राह्मण बैठकर एक जगह पर चर्चा नहीं कर सकता है, जब तक गरीब और अमीर बैठकर चर्चा नहीं कर सकता है, जब तक घर की औरतें और आदमी बैठकर चर्चा नहीं कर सकती और नौजवान बैठकर चर्चा नहीं कर सकते हैं, जब तक हम लोग मतभेद होते हुए भी, एक दूसरे को पसंद ना करते हुए भी एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक ये बात वो नहीं सुनेगा। पहले हम ही नहीं सुनते एक दूसरे की। मान लो हमें पता लग जाएगी यार ये तो हमारी विरोधी पार्टी या विरोधी जात का है, या इलेक्शन में, सरपंच के इलेक्शन में, पंचायत के इलेक्शन में ये हमारे खिलाफ था, हम उसकी बात ही सुनने को तैयार नहीं होते हैं। पहले तो जब हम ही नहीं सुन रहे आपस में एक दूसरे की बात, जब हमारा दर्द हम ही नहीं देख रहे हैं, तो भैया उसको क्या पड़ी है? उसके पास तो गाड़ियों की, कोठी की, मकान की, जमीन की भरमार है, उसको आपका दर्द क्यों दिखाई देगा भाई? मेरी टांग में दर्द होगा, जैसे मान लो अभी कुछ दिन पहले पूनम का लीगामेंट जो है वो फट गया, तो अब जब वो लोगों से बात करे कि मेरे घुटने में दर्द है, तो जिन जिन का लिगामेंट फटा था उनको पता था कि यार बहुत पेन होता है, वो तो कहते हैं यार बड़ा खतरनाक है, इसमें तो 5-6 महीने लग जाते हैं, ये तो नहीं होगा। और जिनका लिगामेंट कभी खराब नहीं हुआ, उनसे जब बात करो तो वो कहता कोई नहीं, हो जाएगा, कोई नहीं, हो जाएगा। वो कहते यार इसका कोई इलाज ही नहीं। मतलब कहने का मतलब है जिसको तकलीफ है वो उस तकलीफ को समझेगा। अब दिक्कत क्या हो रखी है कि तकलीफ मुझे भी है, तकलीफ आपको भी है, लेकिन मेरे को अक्कड़ है कि चौहान साहब से तो बात करनी नहीं है, पिछली बार बोल गए थे, हैं? तो अब चौहान साहब उधर मुंह करके बैठे हैं और मैं उधर मुंह करके बैठा हूं, और दोनों रो रहे हैं बैठ करके उधर मुंह करके, और परेशान है और तकलीफ में है। बच्चे चौहान साहब के भी बर्बाद हो रहे हैं, बलारा साहब के भी हो रहे हैं, दोनों के बर्बाद हो रहे हैं, और लेकिन दोनों अपनी अकड़ में बात करने को तैयार नहीं है।
अब हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि जैसे इन्होंने बोला तैयार नहीं है, ये लाइन इन्होंने बोली, मैंने भी यही बोली, अब अपन इस एक लाइन पे आ गए। यहां पर हम सारे लोग इस बात पर सहमत हैं कि लोग आपस में बात करने को तैयार नहीं है, लोग बात सुनने को तैयार नहीं है। देखो, ऊपरले तबके से उम्मीद हो गई जीरो। उनको आप आज चिट्ठी लिख के दोगे, आपने आज तक जितनी चिट्ठियां लिखी है, किसी चिट्ठी का कभी कोई भी रिस्पॉन्स या उसके ऊपर एक्टिविटी नहीं होगी। केवल तब होगी जब उनके प्रोजेक्ट में भी आपकी चिट्ठी का मजमून आ जाएगा। यानी उनको 6 साल बाद वही काम करने की जरूरत पड़ी कि यहां पर यह काम करना पड़ेगा। आपने भी कभी 6 साल पहले लिखा हुआ था, तब आपको कॉल आएगा जी आपकी एप्लीकेशन पे कार्रवाई हो गई है। आपको नहीं पता है कि वो उनको वही करना था। आपको महसूस ये हो रहा है कि मेरे कहने से हो रहा है, कि हमने करवा दिया। ये आपने नहीं करवाया है। आप वो करवाओगे जो आप अपने हाथ से कैसे करेंगे। हम इस चर्चा में जैसे अगर 3 दिन तक हम रहे तो हम अपने उन विचारों का बीज बोने में कामयाब होंगे, अगर कि भाई हमको बदलाव के लिए जो यात्रा शुरू करनी है, वो यात्रा के लिए ना तो पैसा चाहिए। मैं आपको बताऊं, जो ये बदलाव हम करने जा रहे हैं ना आने वाले टाइम में, इसके लिए पैसा नहीं चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूं। हम जो आपसे डोनेशन मांग रहे हैं कभी कभी, वो किस चीज की मांगते हैं कि जैसे आज ये आयोजन हुआ, ये आयोजन अगर 3 लोगों के ऊपर आ जाएगा तो दोबारा आयोजन नहीं कर पाएंगे। ये आयोजन हम सारे लोग अगर वहन कर लेंगे इसका खर्चा, तो फिर हमारा हो जाएगा ये आयोजन। फिर ये मांटा साहब का, सोटा साहब का नहीं रहेगा ना, फिर ये हमारा हो जाएगा कि भाई हमारा भी इसमें लगा हुआ है कुछ। फिर हम दोबारा भी कर पाएंगे अगर हमारे ऊपर कम बर्डन पड़ेगा तो। तीसरा, वहां कोई आयोजन करना, बड़ा आयोजन, वहां पर भी फिर सारे लोग समाज मिलके कर दे। तो आयोजन किस लिए करना होता है? हमें देखना होता है कि भाई ईमानदारी से, जैसे अभी एक साथी कह रहे थे कि ऐसा समय है, अगर हम बोल देते हैं कि यहां पर भंडारा लगना है या यहां पर मतलब जगराता या इस टाइप की चीज होनी है या कुछ मिलने वाला है, तो ज्यादा लोग आते है ना। मीट दारू मिलनी है तो और ज्यादा आ जाते, फिर हजारों लोग हो जाते। मैंने कहा ठीक है चलो। अब आपने ये कहा तो नहीं ना कि यहां पर मीट दारू मिलने वाले, मैं कहना, मैं कहा अगर आपने कह दिया होता कि यहां आपको कुछ भी मिलने वाला है, तो फिर यहां बैठे हुए लोगों के दिमाग में वो चल रहा होता। यहां बदलाव की बात करने वाले भले ही 2 आदमी हो, आई डोंट केयर, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि उनके भीतर वही दर्द है, वही बैठे हैं। हमारे में से जिनको हमारी बातें दकियानुसी लगेंगे वो कल नहीं आएंगी, वो कल नहीं आएंगे। और जिनको लगेगा कि यार ये बात तो मेरी भी हो रही है, वो कल अपने दोस्तों को फोन करके वो आज ही शाम को बोल देंगे, यार तुम आओ यार, 2-2 3-4 लोग यार बैठ के बात करते हैं, यार बात तो काम की हो रही है, बेफजूल की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं। तब अच्छा उन लोगों को भी जो लगेगा कि यार ये तो मेरी बात हो रही है और मेरे से पूछा जा रहा है। जैसे अभी अगर ये भाषण 3 दिन तक केवल 1 वे चलता रहे, तो ये भाषण आप ये मतलब फिर ये आंदोलन या मूवमेंट आपका नहीं रहेगा। तो इसको करने के लिए जब आप गांव में भी जाओगे मान लो तो, और किसी से बात करोगे, तो भाई सबसे पहली सामने बात क्या आती है, ये मैं आपको बताता हूं अपने 9 साल के तजुर्बे से। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि 9 साल में जब मैं लोगों से घूम के बात की, और जिसके भीतर थोड़ी सी आग थी समाज के प्रति और जो गलत हो रहा है उसको बदलने के भी लिए जिसके भीतर में थोड़ी बहुत अगन थी, वो आदमी थोड़ी या ज्यादा देर के बाद में फूट पड़ा। मतलब उसके अंदर से इतना जहर निकला, रहने दो, तुमसे पहले भी बहुत आए हैं, अरे हमने देखे हैं ऐसे क्रांतिकारी, सब बिक जाते हैं, सब उधर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तुमको भी चुनाव लड़ना होगा, तुम भी कल को ऐसे ही करोगे। वो मतलब धोखा इतना खा चुका है। फिर वो अगर कोई आदमी आपके जैसा सामाजिक लोग हैं, वो समाज में जब काम करते हैं और समाज से बात करते हैं, तो उस गरीब के पास या उस गांव के आदमी के पास, उसके पास बातचीत करने के लिए समय नहीं है, आपकी बात सुनने के लिए, या समझ नहीं है, या थोड़े शायद आजकल मनोरंजन प्रिय हो गए, उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं वो आपकी बात सुनने के लिए समय नहीं है। इसका मतलब ये था
कि पहले वो आपकी बात मजबूरी में सुना करते थे, आज वो मनोरंजन प्रिय हो गए हैं, आज वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो वो आपकी बात तभी सुनेंगे जब वो मजबूर हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब है कि मजबूर ही सुनेगा अभी। और इसका यह भी मतलब है कि वो मनोरंजन प्रिय भी मजबूरी में हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो सही गलत का निर्णय ले रहे होते तो वो गलत चीज कर ही नहीं रहे होते। जब हमें पता लग गया कि मोबाइल अच्छी चीज नहीं है और फिर भी हम खुद भी उस मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो हमको ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? वो कौन सी चीज है जो हमें वो मोबाइल बार बार देखने के लिए मजबूर कर, जो बार बार व्हाट्सएप चेक करने के लिए बोल रही है, जो बार बार हमको इंस्टाग्राम चेक करने के लिए बोल रही है कि देखो कौन किसके घर में क्या हो रहा है, देखो कौन कैसी कैसी ड्रेस पहन के चलता है, देखो व्हाट्सएप स्टेटस चेक करने का जो हमको जो ललक पड़ती है, वो क्यों पड़ती है कि उसने कैसी ड्रेस पहनी है या वो उसकी जीवन में क्या चल रहा है। दूसरे के घर में झांकने की हमें ललक ये क्यों पैदा हो रही है? वो क्या है जो हमको वो करने के लिए मजबूर कर रहा है? उसमें हम अपनी बात डाल दें और लोग क्या कह रहे हैं अपनी बात को देखें, अपनी बात को समझे, वो तो अलग है। लेकिन हम वहां पर मैक्सिमम लोग जो नौकरी करने वाले या जो ऐसे लोग हैं जिनको नहीं बताना कि हम तुम्हारे साथ हैं या हम तुम्हें देख रहे हैं, वो खाली जैसे फेसबुक है उस पर सिर्फ देखते हैं कि किस किस में क्या क्या, वो ना क्लिक करते, ना कमेंट करते, ना कुछ और बोलते, तो वो सिर्फ उसको देख रहे हैं। तो वो कौन सी चीज है जो हमें मजबूर कर रही है कि हम दूसरों की फेसबुक वॉल पे या इंस्टाग्राम पे या उस पे देखें कि वो क्या कर रहा है? उसको मालूम है कि अच्छी चीज नहीं है, हर इंसान में जानने कुछ की जिज्ञासा होती है। तो अभी हम लोग जो जैसे आप बोल रहे हो, मैं ये कहूं अगर कि हम जितने लोग हैं यहां पर बैठे अपने अनुभव के आधार पर हम अपनी बातें शेयर करें अगर, क्योंकि जब गांव के आदमी से जब आप बात करने लगोगे तो मेरे अनुभव में पहली लाइन ये आती है कि आपको उसे अपना जहर और अपना अनुभव निकालने का मौका पहले देना पड़ेगा ताकि वो खाली हो जाए। वो खाली होगा तो नया माल आने के चांसेस हैं, वरना पहले वाला जब तक पड़ा रहेगा, नया माल, नई बात, नया सोच, नया विचार अंदर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब हमारा पहला फंडा क्या रहेगा कि हम सामने वाले की सुन ले। क्यों जी बताइए? यहां पर अगर कोई व्यक्ति इससे असहमत है तो फिर हम लोग भाषण की प्रक्रिया में चलेंगे, सहमत हैं तो फिर हम चर्चा के विषय में चलेंगे, चर्चा की प्रक्रिया में चलेंगे। बताइए, अग्रीड है ना? कि पहले हम ये कहते हैं कि बात करने के लिए पहले सामने वाले को खाली होने देते हैं। अब खाली होने देने के लिए हमको बात को वहां लेकर जाना है जहां पर बातचीत ऐसी हो कि मैं आपसे अगर सहमत नहीं भी हूं तो भी लेट अस अग्री टू बी डिसएग्री। असहमति के लिए हमको सबकी सहमति चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि मैं कोई बात कह रहा हूं, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो उस बात को सही माने और उसको सही समझे। तो आप सब लोगों को यह मान करके चलना है कि भाई आपने देवेंद्र बलारा को काटना है, मतलब वैसे नहीं, बात को काटना है, ठीक है ना? आपने ये मान के चलना है कि आपने बात को काटना है और आपको अपना वर्जन देना है। और जो बात पहले हो चुकी है, मान लो इन्होंने कोई अपना सुझाव दिया और वो आपके दिमाग में भी था, तो आप बोलो मेरे वाला बोल दिया गया है, अब मुझे आगे चल, मैं और दिमाग में कोई नई चीज नहीं आ रही है। तो हम ये देखते हैं आज अभी यहां पर पढ़े लिखे लोग भी हैं, पीएचडी भी हैं, नौकरी करने वाले भी हैं, खेती करने वाले भी हैं, महिला भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, सब हैं हमारे यहाँ पर आज बैठे हुए, और दूसरे स्टेट से भी हैं। तो एक काम कर लेते हैं, हम ये देखते हैं मिजाज, क्योंकि जो मैं कह रहा था आपको पॉलिटिकल, जब मैंने मैनेजमेंट किया तो उस टाइम पे जब मैं दिल्ली से पंजाब गया तो पंजाब वाले कहने लगे ये पंजाब नहीं है, ये दिल्ली नहीं है जी, यहाँ पंजाब के लोगों की तासीर अलग है। जब मैं हिमाचल आया तो हिमाचल के लोगों ने मुझे कहा कि भाई जी डॉक्टर साहब ये पंजाब नहीं है, ये हिमाचल है, ठीक है, ये हिमाचल के लोग ऐसे थे। फिर हिमाचल से जब मैं दिल्ली गया, वही दिल्ली वाले मुझे बोल रहे हैं, जब उनको पता चला कि मैं अभी हिमाचल का इलेक्शन करके आया हूं, तो वो मुझे बोलते हैं डॉक्टर साहब ये ना हिमाचल नहीं है, ये दिल्ली है। मैं कहा मैं दिल्ली से ही गया था भाई वहीं से काट के चक्कर गया था ना। और जब मैं हरियाणा से आया हूं, जब मैं हरियाणा में काम करने लगा,
और किस जिसको मालूम था कि मैं हिमाचल में भी, क्योंकि फेसबुक वगैरह पे मैं डालता रहता था कि आज हम इस विधानसभा में हैं, आज हम यहाँ पर हैं, तो वो बोलते होते थे कि ये हिमाचल नहीं है डॉक्टर साहब, ये दिल्ली नहीं है, ये पंजाब नहीं है, ये हरियाणा है। अरे मैं कहा मैं हरियाणा का ही हूं, तुम मेरे को क्या बता रहे हो कि ये हरियाणा है। तो इस तरह से जब आप ऐसे घूमोगे ना, तो आपको लोग ये कह सकते हैं कि हम जो हैं वो अलग हैं, आप जो हैं वो अलग हैं, हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो आपकी थॉट प्रोसेस से अलग है। तो फिर एक काम कर लेते हैं कि मुझे आप में से कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ करके दोगे जिसको जिंदगी में सिर्फ पैसा ही चाहिए है। मिलेगा आपको पूरे गांव में, सिर्फ पैसा ही चाहिए भाई, उसे सिर्फ पैसा चाहिए। अगर हम ये ढूंढने लगे, वो जैसे कुछ लोग कहेंगे आपको गांव में चर्चा में ही बोल देंगे वो, है? ना 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 ना, पैसे के पीछे दौड़ है, यहां तक मैं आपसे सहमत हूं 100%। उसको सिर्फ पैसा चाहिए, इसके लिए मैं सहमत नहीं हो सकता। उसको सब कुछ भी चाहिए, क्योंकि देखो, ना तो कोई व्यक्ति पैसे को खा सकता, ना कोई पैसे को पहन सकता, ना पैसे का घर बना सकता, पैसों से खरीद के सामान ईंट बजरी का घर बना सकता है, पैसा उसके किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी उसे पैसा चाहिए। तो उसको पैसा क्यों चाहिए? यदि इस बात के मूल में पहुंच जाए और वो बात, वो चीज अगर उसे बिना पैसे मिल जाए, फिर तो पैसा नहीं चाहिए भाई। पैसा जिस चीज के लिए चाहिए वो चीज उसे बिना पैसे के मिल जाए, फिर तो पैसा नहीं चाहिए। यहां जाना है हमको कि तुमको जो चाहिए वो समाज को तोड़े बिना अगर तुमको मिल जाए, वो समाज का सत्यानाश किए बिना, अगली पीढ़ी को खराब किए बिना, जमीन को खराब किए बिना, हवा को खराब किए बिना, अपने माहौल को खराब किए बिना यदि वो चीज मिल जाए, फिर तो बंद कर दोगे ना ये बर्बादी भाई। अगर हम उस आदमी से ये पूछेंगे, यहां तक पहले यहां सहमति होनी चाहिए कि हां फिर बंद की जा सकती है। मैं नहीं कहता वो बंद कर देगा, उसके मन में एक बात तो जाए ना भाई, आपको रोटी चाहिए, देखो आपको खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा और घुमा के ले जाता हूं बात को, क्योंकि ये हमारे थॉट प्रोसेस को दूसरे एंगल से ले जाएगी। वो उधर कर दिया फोन उनको, बता दिया हम यहां। ये वाला जो भी हमको चाहिए ये आपको मिल जाएगा, अस्यूम कर लेते हैं पहले। अभी हम देने की गुंजाइश में नहीं है देवेंद्र बल्लारा, लेकिन मुझे उसका तरीका पता है, मुझे उसका रास्ता भी पता है, और वो मैंने होते हुए देखा भी है और मैंने प्रैक्टिकली उसको किया भी है। तो एक सेकंड के लिए हम बोलते हैं, हमको दुनिया को दिखाने के लिए बड़ी कार चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं कि दुनिया को दिखाने के लिए। तो अब सवाल ये है, कितनी बड़ी कार से आप ये दिखा सकते हो कि आप बहुत अमीर हैं? बताओ अब, इज देयर एनी लिमिट? कौन से वाली कार से दिखाई देगा? हम लोग जो अपनी कार दिखा रहे हैं वो अपनी गुंजाइश से बड़ी दिखा के राजी हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरी गुंजाइश, जैसे मैं जब गाड़ी लेने गया ना, पहली गाड़ी अपनी उसमें शोरूम में, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं ऑल्टो कार लेने गया था, ठीक है, थे नहीं तो थोड़ा बहुत लोन करा लेंगे डाउन पेमेंट दे करके, तो चला गया जब मैं ऑल्टो कार लेने, तो वहां दो लोग मुझे ऑल्टो खरीदते हुए मिल गए। अब मेरे दिमाग में, ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, कहीं ये सोच रहे हो कि मैं ये कोई कहानी है, ये मेरी रियलिटी है। 2006 में मैं गाड़ी लेके आया, जब पहली बार ये खरीद के शोरूम से, नहीं पहले सेकंड हैंड लेते थे। तो अब मेरे दिमाग में ये आया कि यार इनसे तो बड़ी ले लेता हूं, तो मैं वैगनार लेके आया। मतलब मेरी गुंजाइश ऑल्टो की भी नहीं थी और मैं उससे बड़ी ले आया फिर भी। अब मेरी माँ मेरे को बोलती है, खड़ी करने की तेरे घर में जगह नहीं है, तू गाड़ी ले आया उठा के, तेल कहां से डलवाएगा इसमें, अब तेल के पैसे कहां से लाएगा? मैं कहा हो जाएगा कोई बात नहीं, वो बातें अलग है। लेकिन बात ये थी कि हमारे तो हिस्से में जब हमारा परिवार अलग हुआ तो डंगरों वाला आया था, तो उसमें गाड़ी घुसने की जगह ही नहीं थी, सिर्फ भैंस घुसने की जगह थी उस एरिया में। तो बात यह आई निकल के, जो इसका कंक्लूजन, कि जब मैंने देखा कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है
वैगनार, तो मुझे उसी टाइम पे एस्टीम नजर आ गई मारुति की, तो यार मेरी तो छोटी हो गई। मैं सोच रहा हूं अगर मैं ये एस्टीम ले लेता हूं तो फिर उस टाइम पे टाटा सुमो भी होती थी, वो आ जाती, फिर वो छोटी हो जाती, फिर टाटा सुमो बड़ी हो जाती। आज के टाइम पे आप जो भी गाड़ी देखोगे तो जैसे आप देखोगे कि मेरी वाली बड़ी है तो बराबर में से उससे बड़ी निकल जाती है, तो फिर यार ये इससे भी बड़ी है, वो उससे बड़ी है, वो उससे बड़ी है। और मार्केट का तो रुझान है, अगर मार्केट में सबसे बड़ी गाड़ी हम ये मान लेते हैं 100 करोड़ की है, तो कंपनी कोई ऐसी गाड़ी निकाल देगी जो कहेगी ये दूसरी नहीं बनाएंगे लेकिन ये 500 करोड़ की है, तो वो भी लेने वाले लोग आ जाएंगे। इसका मतलब है अगर हम किसी को दिखाने के लिए गाड़ी ले रहे हैं और उसमें हमारी रेपुटेशन बढ़ने का हमारे दिमाग में विचार है, तो मैं ये मान सकता हूं कि उस व्यक्ति को ये बताना पड़ेगा और उसको ये सबको समझ में आएगा कि भैया कोई ऐसी गाड़ी नहीं हो सकती जहां आपका मन टिक जाएगा, आपको हर बार एक नई गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा रास्ता निकाल लें कि आप गाड़ी खरीद कर कैसे लेकर आए कि मैंने गाड़ी के लिए मेहनत की। मेहनत क्या की कि मैंने ये काम किया। तो यदि आप लोग इस बात के लिए सहमत होते हो कि तुम्हें काम ही करना पड़ेगा, अभी भी, पहले भी आपने काम करके गाड़ी खरीदनी है, अभी भी काम ही करना पड़ेगा, लेकिन अब की बार यदि आप ऐसा काम करने का प्रॉमिस करते हो जिसमें हमारे पर्यावरण का नुकसान ना होता हो, जिसमें मेरा समाज ना टूटता हो, जिसमें तेरा परिवार ना टूटता हो और तेरी सेहत खराब ना होती हो, तो मैं तुझे मुंह मांगी गाड़ी देने को तैयार हूं। इस लाइन पे अगर हम आ जाएं, कौन मना करेगा बताओ? वो मिलेगी कि नहीं वो अलग, अभी पहले पॉइंट है। पहले हम ये कह रहे हैं कि तुझे काम भी गलत कोई नहीं करना है, तुझे उसके बदले में मेहनत ही करनी है, जो कि तू आज भी कर ही रहा है। काम ही कर रहा है ना, सुबह से उठ के कोई ना कहीं ड्यूटी जाके जा रहा है, तो तुझे कुछ ना कुछ करना है। वो क्या करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके बदले में ये गारंटी है कि तुझे मुंह मांगी गाड़ी चाहिए, मिलेगी। बोल, रेडी है? बोलो कौन मना करेगा? नहीं करेगा ना भाई, उसको हम पहले कह देंगे कि यहां पे इसकी गारंटी मेरी है, लेकिन पहले एक शर्त बस इसमें है कि तुमको एक बार पूरी चर्चा में आखिर तक हिस्सा लेना पड़ेगा। ये नहीं कि कह दिया तुमको गाड़ी दे दूंगा और दे दूंगा, पहले चर्चा में हिस्सा ले। पहले बताऊंगा तेरे लिए सबसे बेस्ट कार कौन सी है। यदि मैं तुझे बता पाया, तुझे वो गाड़ी, तुझे वो कार, तुझे वो साधन 100% मिलेगा, इसकी गारंटी है। और यदि पूरा गांव, यानी जितने लोग बैठे हैं यहां, मान लो हम लोग सारे लोग, हम 100 भी मान लो, मान लेते हैं, हम 100 के 100 जब तक सहमत नहीं होंगे तब तक बात करते रहेंगे। लेट अस एग्री कि हम तब तक बात करेंगे जब तक एक भी आदमी असहमत है। इसमें समय लगेगा, कोई पैसा नहीं लगना इसमें। क्यों जी? इसमें कोई पैसा नहीं लगना, इसमें किसी को मारना नहीं, किसी को धमकाना नहीं, किसी के विरोध करना नहीं, किसी को लूटना नहीं, और सबके लिए करना। 100 के 100 बैठे, 100 के 100 के लिए होगा, और किसी का नुकसान नहीं, इसकी भी गारंटी है। जब किसी का नुकसान नहीं हो रहा है और सबका फायदा हो रहा है, पहले मुझे यह बताइए, उससे आपके गांव का कौन सी जात का और कौन सी पार्टी का आदमी भाग जा सकता है? कोई भी नहीं भाग सकता। तो चाहिएगा क्या? पहले हमें बात करने की समझ चाहिएगी, है जी, कि बात जानी कैसे चाहिए। दूसरे नंबर पे सामने वाले की बात सुनने के लिए संयम और धैर्य चाहिएगा, और फिर अपनी बात को बताने का, सामने वाले की बात को समझने और समझाने का तरीका हमें पता होना चाहिएगा। क्यों जी? या इसके अलावा भी कोई रास्ता है? अगर हमें तरीका ही नहीं पता बात का और संवाद का, तो फिर हम लोग उन लोगों से बात कैसे करेंगे? क्योंकि मैंने आमतौर पर देखा है, लोग जब लोग तरक्की की बात करते हैं या समाज में बदलाव की या किसी अच्छी चीज की बात करते हैं, तो बात करते करते उनकी बहस पॉलिटिकल पार्टी पर जाकर रुक जाती है, और पॉलिटिकल पार्टी से व्यक्तिगत होकर के गालियां गलौच में बदल के, और फिर हम दूर हो जाते हैं कि जा तेरे से सुनना ही नहीं है। यही हो रहा है ना। तो हम ये मान के चल पड़ते हैं कि यहां चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम आखिर तक, आप जब तक सुनाना चाहोगे हम सुन लेंगे, और हम जब तक सुनाना चाहें आप सुन लो। मुझे मालूम है आपके पास, ये जैसे अभी करण आ रहा था कि जी आ जाओ, मैंने कहा बोल लेंगे यार, बोलने वाले बहुत है, कहते कोई बोल ही नहीं रहा है।
तो मुझे मालूम है कि अगर मैं आपको बोलने के लिए दे दूं कि स्टेज पकड़ो और बताओ क्या क्या तुमने प्लान बनाया है समाज की तरक्की के लिए, घंटे में खाली हो जाओगे। 1 घंटे बाद बोलोगे अब क्या बोलूं कोई कोई तो 15 मिनट में भी हो जाएगा कि यही लाइनें थी बस अगर नाश हो रहा है, चीजें ठीक करनी पड़ेगी, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, ये हमारी एकता में ही संभव है, हमें पार्टियों से ऊपर उठना होगा, हमें ये करना पड़ेगा, ये कह के और उसके बाद खत्म। क्यों जी? सबके पास वही लाइनें हैं जो हर स्टेज से बोली जाती हैं, इसीलिए हमारा फोकस स्टेज नहीं है। हम तो स्टेज लगाकर आपको देंगे कि आओ बैठते हैं और बात करते हैं। पहले एक बार बात, एक तरीका हम पूरे समाज को दे दें कि ये भी एक तरीका है, लेट अस ट्राई दिस। सारी चीजें ट्राई कर ली ना, आपने सब ट्राई कर लिया, तो एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं अभी अपनी, वो गुड़िया चली गई क्या, ये बैठी है, अभी इसी को बुलाता हूं, आओ बेटा एक बार आना, ये मेरे लिए बड़ी जरूरी गुड़िया है। ये इसलिए है क्योंकि ये 12वीं में पढ़ रही है और इसको शिमला में पढ़ती है, और इसको ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या सोच रही है, और आपको भी पता होना चाहिए, और मैं आपको फिर इसको बताऊंगा कि ये जो सोच रही है वो कितना सही है। उससे ना ये असहमत हो सकती, ना मैं असहमत हो सकता, वहां पहुंचना पड़ेगा ना। अगली पीढ़ी को समझाना आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या है। मैं आप वाली को तो समझा लूंगा क्योंकि आपको तो सच्चाई पहले आपने देखी है, इन्होंने तो देखी नहीं ना सच्चाई। तो बच्चे मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका आपने सिर्फ 5-4 लाइनों में जवाब दे देना है सबको। पहला ये, आप शिमला पढ़ने क्यों गए? दूसरा ये, वहां से पढ़ाई के बाद आपको क्या करना है? और तीसरा ये, वो जो टारगेट आपने बनाया है वो आप कैसे अचीव करोगे, उसके लिए आपके पास क्या मतलब एक तरह से क्या प्लानिंग है बेसिकली, एंड व्हाट डू यू सी कि वो जब आप प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाए तो आपको कितने % चांस है कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। 4 क्वेश्चन हैं कि आप यहां से शिमला क्यों गए पढ़ने के लिए, आप यहां क्यों नहीं पढ़े। दूसरा है ना, क्यों जी पापा ने करा दिया, वो बात अलग है, पापा ने भी कुछ सोच के कराया होगा, क्यों जी माटा साहब तो वो क्या सोच करके कराया था, और अब वहां जो कर रहे हैं उसमें सक्सेस, उसमें क्या करने की इनकी क्या प्लानिंग बनी कि जब उन्होंने शिमला को देखा, उन्होंने देखा मेरे गांव में यहाँ रोडों में कुछ नहीं भाई, तो वहां कुछ होगा, तो वो क्या देखा, और उसमें आपको क्या लगता है कितना सक्सेस की गारंटी, मतलब चांसेस है, नॉट गारंटी, चांसेस। कुछ डिसाइडेड नहीं है आगे का, डिसाइडेड नहीं है। तो चलो आपके दिमाग में, चलो ये डिसाइडेड नहीं है, ठीक है, हमारे बच्चों को नहीं डिसाइड हुआ। अब हम दूसरा पॉइंट पूछता हूं मैं आपसे कि आप क्या प्रेफर करोगे, बिजनेस या जॉब? बिजनेस। या और भी कोई तीसरा ऑप्शन आपके दिमाग में है? अभी नहीं है, ठीक है, आप बैठिए आराम से, ठीक है, अब हो गया मेरा काम, ठीक। अब मैं जो बात कहने वाला हूं उससे आप असहमत होकर के बताइएगा मुझे, चाहे ये खुद गुड़िया हो, चाहे इसके पापा हो, चाहे आप लोग हो, क्योंकि आपके घर में भी बच्चे हैं, है ना, ठीक है। चलिए पहले हम बात करते हैं बिजनेस की, क्योंकि गुड़िया को बिजनेस करना है। क्या आज के टाइम पर हम कोई भी बिजनेस बिना करप्शन के कर सकते हैं हमारी सोसाइटी में या पूरे ढांचे में? एनीबडी बिजनेसमैन बड़ा बैठा था वो पसर लिया गए? हाँ ठीक है कि नहीं? इसका मतलब हम अपने बच्चों को यदि बिजनेस में डालना चाहते हैं तो हम अपने हाथों से उनको करप्ट बनाना चाहते हैं। इसका मतलब यह निकला, यदि बिजनेस करना संभव नहीं है ईमानदारी से तो हम उनको करप्ट करना चाहते हैं। तो सुना है? हाँ जी, हो सकेगा बिना करप्शन के? नहीं हो सकता, मतलब तेरी अप्रूवल चाहिए थी, बड़ा बिजनेसमैन ये था हमारा। अभी कुछ दिन पहले एक मेरे जान पहचान के आदमी है, कुछ दिन पहले मेरे कुछ जान पहचान के आदमी है, बीर सिंह ठाकुर जी, उनका कहना है कि मैं अपने लड़के को ठेकेदार बनाना चाहता हूँ। हाँ। मैं कहा ये चोर है? हाँ। नहीं। बदमाश है? हाँ। नहीं। डाकू है? नहीं। हाँ। तो ये गुण है तो ठेकेदार बनेगा। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, यानी आपने मेरी ही बात बोली, यानी मैंने आपकी बात बोली, आप मेरे से पहले बोल चुके हो, मैंने ये अभी बोली है, यानी मैं आप ही की बात बोल रहा हूँ।
और इसमें जो भी ईमानदार आदमी यहां बैठा होगा, मैं ये मान के चला हूं ईमानदारी बैठे हैं, ठीक है। टेंडर उसको मिलेगा जो सबसे कम टेंडर जो सबसे कम रेट में वही काम कर पाएगा जो सबसे ज्यादा करप्शन करेगा। तो डिपार्टमेंट में है ना। चलो बता दिखाओ, जो उनको उनकी बात सुनाओ, ठीक है ना। चलिए, अब आपने बताया कि प्रैक्टिस ही नहीं है ईमानदारी से काम करने की, सब जगह केवल ब्लैकमेलिंग है, डिपार्टमेंट में भी बेईमानी, ठीक है जी। तो भाई अब आप सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको करप्ट होना पड़ेगा, आपको ब्लैकमेलर होना पड़ेगा, या वो लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे, और आपको अगर सस्ते रेट पे टेंडर चाहिए तो आपको बेईमानी करनी पड़ेगी और कमीशन देना पड़ेगा। या आप कोई दुकानदारी अगर आप करते हो, अगर आप बिजनेस को ट्रेडिंग बोल रहे, ट्रेडिंग को यदि आप बिजनेस बोलते हो, तो ट्रेडिंग में आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट बना हुआ उसके एडवर्टाइजमेंट एजेंट बन करके उसकी एडवर्टाइजमेंट करोगे। जैसे आपके आसपास की किराने की दुकानें हैं, वो आजकल कंपनियों के ही दलाल बने हुए हैं, वो अपना तो कुछ बेच नहीं रहे हैं। तो क्या हमारे पास कुछ भी ऐसा है जो हमारी जमीन से निकल रहा हो और हमने उत्पादन किया और हम उसको बेचने चाहते हैं और सिस्टम उसको बेचने की इजाजत देगा ईमानदारी से? नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम अपने बच्चों को अपने जीवन में जीवन जीने के लिए एक वर्च्यू देना चाहते हैं और वो है ईमानदारी, तो हम उसको कभी भी बिजनेस में जाने की सलाह नहीं दे सकते। देखो, या तो आपको सलाह देनी पड़ेगी उसको पैसा कमा, चाहे जो मर्जी बेच, फिर तो मतलब पैसा तो कोई भी कमा लेता है ना। जमीर बेचकर, शरीर बेचकर भी पैसा कमाया जाता है, फिर तो उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है ना। मैं तो ये मानकर चल रहा हूं कि यदि हम अपने बच्चों को ईमानदारी एक वर्च्यू देना चाहते हैं तो हम उसे बिजनेस के लिए आज के टाइम पर सलाह नहीं दे सकते। गलत के सही? ऑनेस्टी से करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। वो सब घर जितना उसके पुरखों ने कमाया था वो सारा बेच देगा, बेचना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास हमारे बच्चे बिजनेस करें उसके लिए, यानी वो अपने मन की इच्छा, उसके मन में इच्छा थी, पहली बात तो उसने तय नहीं किया हुआ, दूसरा जब 2 चॉइस दी तो उसमें से एक बिजनेस चुना, तो चॉइस ही हमको 20 देनी चाहिए थी या 200 देनी चाहिए थी। वो हमारी कमजोरी है, हम पेरेंट्स के पास नहीं है ऑप्शंस। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं, दोनों में से एक चॉइस हमको करनी पड़ेगी कि या तो हमें अपने बच्चे को कहना पड़ेगा कि बेटा इसके लिए बेईमान होना पड़ेगा तुमको, तो हम अपने जबान से अपने आप से अपने बच्चे को बेईमान बना रहे हैं। यदि हम उसे ईमानदार रहने की बात करते हैं और उसे बिजनेस भी करवाना चाहते हैं, कि हम अपने बच्चे के लिए माहौल देना चाहते हैं, तो हमको अपने समाज में वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि मेरा बच्चा ईमानदारी से बिजनेस कर सके। क्यों जी? अब मैं फिर आपके बच्चे के लिए क्यों बनाऊं भाई, जब तक मैं आपके बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझता? मैं तो आपके बच्चे के लिए ऐसी व्यवस्था बनाने में तभी पार्टिसिपेट कर सकता हूं जब मैं आपके बच्चे को अपना बच्चा मानना लग जाऊंगा। क्यों? अदरवाइज मुझे क्या पड़ी है, भाड़ में जाए किसी का बच्चा कहीं भी जाए, मेरा बच्चा बचना चाहिए बस। अगर मैं अपने को सिर्फ अपने वाले को ही अपना मानूंगा तो मेरे दिमाग में यह आएगी कि कोई भी कहीं जाए, और यदि मैं उसे अपना भी मानूंगा, सबके अपने मानूंगा, तो आपका बच्चा बर्बाद होते हुए जब मैं देखूंगा तो मेरे दिल में हुक उठेगी कि नहीं यार, अगर आज इसका बच्चा नशा कर रहा है तो कल मेरा भी तो कर सकता है। नहीं यार, आज मतलब ये चीज गांव में आ गई है, समाज में आ गई है, मैं कैसे बचाऊंगा अपने बच्चे को? क्यों जी? तो मतलब उसको चर्चा में शामिल तो करना पड़ेगा। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि समाज खराब हो गया है इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमको ये कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम बिजनेस की तरफ मत जाना। हम ये मानेंगे कि बड़ी पीढ़ी से गलती हो गई कि हमने ऐसा समाज बना दिया कि हमारा बच्चा ईमानदारी से बिजनेस नहीं कर रहा, तो अब हम इस माहौल को सुधारने की कोशिश करेंगे। इतना तो कर ही सकते हैं जी। और अब इस बात से गांव का कौन आदमी मना करेगा बताओ? कौन सी जात वाला मना करेगा, कौन सी पार्टी वाला मना करेगा? यहां 100% सहमति आएगी, बिल्कुल 1% भी अलग नहीं जा सकते आप, और कोई भी नहीं जा। अगर आप सत्य की हाँ,
ये सब करते हुए यदि मुझे मेरा स्वार्थ बीच में घुसा लिया मैंने, फिर हम कुछ ना कुछ ऐसी बात कहेंगे जहां देखेंगे उससे इनका नुकसान हो रहा है। क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी का आदमी आपको यदि सत्ता विरोधी मानता है, अपनी पार्टी का विरोधी मानता है, तो वो आपको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेगा। लेकिन वो डिस्क्रेडिट कितनी बार कर पाएगा? यदि आपके पास सॉलिड चीज है तो आप ये कह दो, आओ चर्चा करो, बैठ के बात करो, अगर एक भी लाइन गलत हो जाए तो बदलेंगे उस लाइन को, सही पे जाएंगे। सच्चाई में ये पावर है कि जब हम सच पर बात करेंगे तो सामने वाला डिना झूठ कई रंग के होते हैं, तो ये सारे कई रंग के हैं। फॉरएवर के लिए प्रूव हो गई, इसीलिए हमारे पुरखों ने वो प्रूव करके रीति रिवाजों में डाल दी थी कि अब इनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने मीडिया के माध्यम से हमारा दिमाग खराब कर दिया कि ये फॉरएवर वाली चीज को नकली बना दिया और नकली चीज को असली करके सामने पेश कर दिया। यानी अब हमको क्या करना है? खाली इसके लिए यही बर्बादी का कारण है कि नहीं? इसका मतलब अगर हम सच को सामने ले आए, खुरेद खुरेद के, खुरच खुरच के, नीचे से खोद खोद के, और एक बार हमने अपने बच्चों को वो सच दिखाना है कि बच्चे ये है तुम्हारा सच। कई बार मेरे बच्चा 10वीं में पढ़ता है तो ये मैं सोच के परेशान हूँ कि इसको झूठ बोलना कैसे सिखाया जाए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, देखो मैंने ऐसे माँ बाप को डायलॉग बोलते देखा है, मतलब माँ बाप को ऐसे डायलॉग बोलते देखा है जब माँ बाप क्या कह रहा है कि मेरा बच्चा तो बहुत शरीफ है, इसका कैसे गुजारा होगा। ये वाली डायलॉग है आपका, जो वो डायलॉग है, ठीक है ना? मतलब हमारे बच्चे की शराफत, हमारे बच्चे के लिए दिक्कत होगी, हम इस बात को कह करके कुछ भी नहीं करते हैं, हमसे निकम्मा कौन होगा भाई? कि मेरे बच्चे की अच्छाई उसके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। ये ऐसा समाज बनाया है, तो पहले तो गलती मेरी है ना कि मैंने ऐसा समाज बनने दिया। मेरी मतलब बाप की, बाप से, और मेरे को अगर ऐसा समाज मिला तो मेरे बाप की, आपको मिल गया तो आपके बापों की। तो ये तो बापों को मानना पड़ेगा मिल करके कि बच्चों के लिए हम अच्छा समाज नहीं बना पाए। पहले उसके लिए ये मानना पड़ेगा गलती हमारी है और इसको ठीक हम करेंगे, क्योंकि करने के लिए नेता नहीं आएगा, अफसर नहीं आएगा। हमारे समाज में ये कहा जाता है कि सीधा पेड़ जल्दी कटता है, जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं उनको काटता है। हाँ नहीं, ये लाइन उन्होंने डाली है। अब मैं बताता हूं आपको, देखो अब मैं आपको, आपका क्या नाम है? आपका क्या? सुरेंद्र जी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। ये बात उन्होंने डाली है आपके दिमाग में कि सीधा पेड़ जल्दी कटता है, टेढ़ा पेड़ जो है वो देर से कटता है। रियलिटी ये है कि हमारे समाज में पेड़ काटने का कल्चर ही नहीं है, जब तक कि मजबूरी ना हो। किसी भी परिप्रेक्ष्य में ना लकड़ी काम आती है, तो लकड़ी काम आती है का मतलब ये हो गया, वो आती है काम जब आपको लकड़ी बेचनी है। पेड़ को बेचने का अधिकार किस हरामजादे को किसने दे दिया? पेड़ उसके बाप ने पैदा नहीं किया, पेड़ ने जो ऊर्जा ली उसके बाप ने नहीं ली। तो किसी को भी पेड़ काटने का अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी करने के लिए नहीं होना चाहिए। उसका क्या लगा उस पेड़ के पैदा होने में? तुम अपने बच्चा तुमने पैदा किया, उसको मारने का हक तुमको है, तुम मार लो। बाकी किसी के लिए नुकसान करने का अधिकार किसी को नहीं है। और अगर मैंने आपके बच्चे को अपना बच्चा मान लिया तो अब आप अपने बच्चे को भी नहीं मार सकते। अगर मैंने मान लिया उसको अपना बच्चा, अब आप उसको भी नहीं छेड़ सकते। इसीलिए तो हत्या नहीं कर सकते ना, आप अपनी हत्या भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी के बच्चे मान लिए गए हो। आत्महत्या को इसीलिए तो हमने ये अपराध कहा ना, आत्महत्या को पाप इसलिए बोला ना, क्योंकि आपकी जान आपकी नहीं है भाई, आप में बहुत लोगों की जान बसती है, तो आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। नहीं समझे हैं? इसका मतलब क्या है? पॉइंट यह है कि हमको बात करते 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 वहां तक जाना है जहां पर कुछ दिख रहा है कि यहां एक रोशनी की किरण आई, अब इससे अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। क्यों जी? कि यहां पर एक पॉइंट आया, तो अब मैं ये मानकर चल, अपने आप नहीं मानना, नेताओं की तरह, डिस्कशन की तरह, भाईचारे की तरह हम ये मानकर चलते हैं कि अभी हम बातचीत करते हैं। तो क्यों ले रहे?
ना खा लेंगे कि भाई अभी आपने बोला सुनना ही नहीं चाहते हैं, हम इसी लाइन को पकड़ते हैं। ये लाइन मैंने सिर्फ इसलिए पकड़ी है साथियों, ताकि आप पूरे समाज की कोई भी लाइन पकड़कर और उस बात को एक्सप्लेन करने की यदि आप में समझ है तो आप सच तक पहुंचने की दिशा में बढ़ सकते हो। सच तक पहुंचना सबके बस की बात है नहीं, सच हमको पता भी नहीं क्या है लेकिन सच की दिशा में बढ़ सकते हैं। अल्टीमेट सच तो किसी को भी नहीं पता ना कि क्या है, तो हमको आत्मा की आवाज सुनना भी तो नहीं सिखाया ना वो उधर से, हाँ वो आवाज आती है लेकिन सबको नहीं आती ना। बिल्कुल आता है, बिल्कुल, इसमें आपकी, हाँ है ना। तो अभी हम बोल रहे हैं, अभी जो पॉइंट आया था कि कोई सुनना नहीं चाहता है, मुझे आप लोगों से इसका कारण चाहिए कि कोई क्यों सुनना नहीं चाहता है, और आपसे ही पॉइंट्स ले करके मैं चालू करूंगा इसको, ठीक है।